वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक डिटेल्स को जानेंगे जो कि होगी हमारे कंप्यूटर की। अभी तक हमने यहाँ पर पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर लिया है। पाइथन से रिलेटेड इनफ प्रोजेक्ट भी डिस्कस किए हैं, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर बेसिक क्या होता है। कंप्यूटर बेसिक से रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर बेसिक या कंप्यूटर फील्ड में कैसे आप एकदम बिगनर लेवल पे, मतलब अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक स्कूल के स्टूडेंट भी हो तब भी आप कंप्यूटर फील्ड में कैसे अपना फ्यूचर बना सकते हैं, कहाँ पर आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कौन सी चीज़ लर्न करना है, वो सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर लाइन की यहाँ पर बताई जाएगी। तो आज का हमारा ये लेक्चर मान लीजिए कि कंप्यूटर बेसिक का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने आपके लिए, देखिए यहाँ पर हमने आपके लिए 12 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। ये एकदम कंप्यूटर बेसिक के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जो अगर आपको पता होते हैं तो कंप्यूटर बेसिक का कुछ पार्ट आप कवर कर सकते हो। तो आपको कंप्यूटर बेसिक का ये एटलीस्ट थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर बेसिक या कंप्यूटर फील्ड में आगे काम कर पाओगे या आगे की चीज़ें कैसे लर्न कर पाओगे, ये आपकी डिपेंड करेंगी इस कंप्यूटर बेसिक के नॉलेज पे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए बढ़िया से हमने यहाँ पर मेंशन किया है वेलकम टू कंप्यूटर बेसिक, और आपके लिए यहाँ पर 12 क्वेश्चन बढ़िया से प्रिपेयर किए गए हैं, जिन क्वेश्चन को आज इस लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। आपको पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, रैम क्या होती है, रोम क्या होते हैं, एक बेसिक फाइल के ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं, फंक्शन कीज क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, एक हैकर और एक क्रैकर में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप एक स्मार्ट कंप्यूटर ले रहे हो तो उसमें मल्टीटास्किंग कैसे की जा सकती है, या एक मल्टीटास्किंग एबिलिटी कैसे कंप्यूटर में डेवलप की जाती है, कंप्यूटर के कितने टाइप्स होते हैं, आपकी जो भी एक फाइल प्रिपेयर होती है जिसमें भी आप डेटा स्टोर करते हो, डेटा मतलब आप जो भी जानकारियां जिस भी फाइल फॉर्मेट में रखते हो वो आपका डेटा होता है। अब वो डेटा जिसमें रखा है उसको एक फाइल कहा जाता है। तो वो फाइल कितने डिफरेंट साइजेस की हो सकती है, ये सभी आज इस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटर बेसिक का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने आपके लिए 12 क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किए हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर इसी सीरीज में आगे जो डिस्कस करेंगे, वो क्वेश्चन या तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो कि सर ये क्वेश्चन भी हमें यहाँ पर जानना है, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें यहाँ पर समझाइए। तो उन क्वेश्चन को आगे यहाँ पर 12 नंबर के बाद ऐड किया जाएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन हमें नहीं देते तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे हिसाब से जो भी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं उन 12 क्वेश्चन के ऊपर अगला लेक्चर आपके लिए बनाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं आज के इस लेक्चर में इन 12 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। देखिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि ये 12 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेसिक के एक बोल सकते हो कि जैसे 1 to 100 काउंट होते हैं ना, तो उसमें पहला नंबर है ये। अभी तो 99 नंबर्स बाकी हैं आगे के। तो कंप्यूटर फील्ड बहुत छोटी सी चीज या छोटी सी फील्ड नहीं है, आपको बहुत ही लंबे टिकना है और बहुत नॉलेज गेन करना है, तभी आप इस फील्ड में मास्टर बन पाओगे। तो चलिए पहली सीढ़ी यहाँ पर तैयार है आपके लिए, तो पहली सीढ़ी आज चढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए इन 12 क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। देखिए आप सभी को अगर बेसिक नॉलेज या कभी आपने सुना होगा तो कंप्यूटर एक मशीन है, इंसान तो नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक मशीन है। अब वो कैसे काम करती है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है, देन वो कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक डेफिनेशन तैयार की गई है, बहुत ही अच्छी है, सिंपल सी डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम रीड करते हैं, इसका फिर मीनिंग समझेंगे, ठीक है। तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। It has the ability to store, retrieve and process data. You may already know that you can use a computer to type document, send email, play games and browser the app. अब इसका मतलब समझते हैं। देखिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इस डेफिनेशन का मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ, देन आपको आपकी हिंदी बहुत ही जो अच्छी भाषा है उसमें भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले इस डेफिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। तो जो कंप्यूटर है ना, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
वो क्या कर सकता है, बदल सकता है, मॉडिफाई कर सकता है किसको, इंफॉर्मेशन को, डेटा को। उसमें एबिलिटी होती है, मतलब काबिलियत होती है। वो क्या कर सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा के साथ कुछ भी खिलवाड़ कर सकता है। मान लीजिए आप उसको एडिट करना चाहते हो, उसको डिलीट करना चाहते हो, उसको मॉडिफाई कुछ भी करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके साथ वो कुछ भी प्रोसेस कर सकता है। और कंप्यूटर के साथ आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, वो आप काम कर सकते हो। किसी को मेल भेजना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, सेम प्लेस पे तो नहीं भेजोगे ना, सेम प्लेस पे तो तू खुद ही दे आओगे या खुद ही इन्फॉर्म कर दोगे, लेकिन कुछ जानकारी है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेजना है या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी भेजना है, तो भी आप ईमेल कर सकते हो। बढ़िया से आप कंप्यूटर में प्ले गेम्स, मतलब गेम्स खेल सकते हो, कोई इशू नहीं है। बहुत ही बच्चे आजकल गेम्स का यूज़ करते हैं लैपटॉप में, पीसी में, कंप्यूटर में, बढ़िया से, ठीक है। ब्राउज द वेब, मतलब बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट्स हैं जिनको आप कंप्यूटर के साथ चला सकते हो। अब यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो डायग्राम है ना, ये भी अगर आपके दिमाग में छप गया तो आप कंप्यूटर को कभी नहीं भूलोगे। देखिए कंप्यूटर में यहाँ पर लिखा है मॉनिटर, देन साइड में सीपीयू है एंड स्पीकर और कीबोर्ड है, देन माउस, स्पीकर्स एंड प्रिंटर है, ठीक है। अब आपका कंप्यूटर क्या करता है, जैसे इन्होंने कहा कि ये कुछ प्रोसेस करता है, तो प्रोसेस कैसे करेगा भाई, जैसे हमारा दिमाग होता है, हमारा दिमाग कैसे प्रोसेस करता है, या तो हमारी आंखों से कुछ हम देखते हैं तब वो कुछ एक्टिविटी करता है, अगर हम कानों से कुछ सुनेंगे तब वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा, या हमें कुछ स्पर्श होगा, टच होगा, ठीक है, हम किसी को टच करते हैं या हमें कोई टच करता है, तब हमारा दिमाग कुछ ना कुछ एक्टिविटी या कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हमारे दिमाग में होता है, ठीक है। सेम एज इट इज कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर ये जो प्रोसेस होती है ना, ऐसे ही होती है। कंप्यूटर को किसी मशीन के साथ इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट को जो सीपीयू होता है वो क्या करता है, कुछ प्रोसेस करता है। अब जो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ वो प्रोसेस करेगा, देन उसी के साथ अटैच होते हैं, मतलब जोड़े हुए होते हैं कुछ आउटपुट डिवाइस या कुछ मशीन जिनके साथ आपको आउटपुट दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्पीकर है, प्रिंटर है, तो ये सारी चीज़ें आगे और एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बेसिकली कंप्यूटर क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टेल मी अबाउट इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, मतलब आप बताइए कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनपुट डिवाइस को अभी जस्ट हमने सुना कि इनपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, और कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन लेकर जो हमें रिजल्ट देता है या किसी भी डिस्प्ले पर हमें जो रिजल्ट शो करता है वो कौन करता है, आउटपुट डिवाइस। तो पहले यहाँ पर एक बेसिक सी हमने डेफिनेशन प्रिपेयर की है, उसको थोड़ा रीड कर लेते हैं, देन समझते हैं एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन रीड करते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द यूजर, मतलब इसका मीनिंग समझ लीजिए, इनपुट जो डिवाइस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, यूजर्स के, ठीक है, क्योंकि हम ही हैं, या कोई रोबोट भी हो सकता है हमारी जगह, आजकल रोबोट भी बहुत सारे होते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं, लेकिन बेसिकली ह्यूमन ही होता है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। तो कंट्रोल बाय यूजर, मतलब यूजर का मतलब होता है चलाने वाला, अब वो इंसान भी हो सकता है, रोबोट भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। आउटपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल बाय कंप्यूटर, मतलब जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि आउटपुट कंप्यूटर से आ रहे हैं ना, हम थोड़ी दे रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल है, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी आर इनपुट डिवाइस, मतलब जो एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है आपके कंप्यूटर के साथ, वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो मॉनिटर होता है, जो प्रिंटर होता है, वो एग्जांपल है किसके, आउटपुट डिवाइस के। अब हमने आपके लिए बहुत सारे इनपुट डिवाइस के एग्जांपल और आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल आपके लिए मेंशन किए हैं, तो वन बाय वन यहाँ पर उनको समझते हैं और नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस में पहला है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस क्यों है, देखिए कीबोर्ड के साथ आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है। क्या कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है या रिजल्ट दे सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पर ना कोई स्क्रीन लगी है कीबोर्ड के ऊपर, ना वहां पर कोई साउंड सिस्टम है जिससे कीबोर्ड आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे, कुछ रिजल्ट शो करे, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस का मतलब कि आप कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन या जानकारी दे सकते हो प्रोसेस करने के लिए, और आउटपुट डिवाइस मतलब कंप्यूटर कैसे आप तक उसका जो प्रोसेस करने के लिए आपने इनपुट दिया है ना, उसी का रिजल्ट आपको दे सके। तो आई होप कि आपको इनपुट डिवाइस
और आउटपुट डिवाइस तो क्लियर हो गया होगा। अब इनके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए इनपुट डिवाइस में पहला है कीबोर्ड। आप सभी ने कंप्यूटर जब भी देखा होगा तो कीबोर्ड तो लगा ही होगा, कीबोर्ड के बिना कैसे काम होगा। या तो बहुत सारे कंप्यूटर्स में इनबिल्ड कीबोर्ड होता है तो वो अटैच रहेगा लेकिन लगा तो रहेगा ना, ठीक है। और अगर बहुत सारी केबल्स से भी कनेक्टेड होता है, आजकल तो वायरलेस कीबोर्ड भी आ चुके हैं तो उनके साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। अगला एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का माउस। सभी ने देखा होगा, अगर कंप्यूटर देखा है तो माउस चलाया होगा। बहुत सारे जो लैपटॉप वगैरह होता है, लैपटॉप में इनबिल्ड एक प्लेट लगी होती है, उसके अंदर कर्सर होता है तो वो वहाँ से भी माउस चल जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल है स्कैनर। स्कैनर आपको बहुत सारे ऑफिस वर्क के लिए या ऑनलाइन कैफे पे आपको मिल जाएंगे। अगला एग्जाम्पल है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक कौन यूज़ करते हैं सर, हमने तो कभी जॉयस्टिक का नाम नहीं सुना। तो बेसिकली अगर हम जानकारी दें तो कुछ टाइम पहले तक जॉयस्टिक का नाम हमने भी नहीं सुना था, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट लाइफ में थे, तब तक हमने जॉयस्टिक का नाम नहीं सुना था। अभी जब जॉब वगैरह करने लगे तो आप गेम्स में इंटरेस्ट आता है कि कभी कभी गेम खेलते हैं, तो गेम जब खेलने बैठते हैं ना तो वहाँ पर जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जॉयस्टिक स्पेशली जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, उनके लिए डिज़ाइन किया गया है या उनके लिए बनाया गया है। इससे क्या होता है, बहुत ही स्मूथली आप किसी भी गेम को रन कर सकते हो, किसी भी गेम को खेल सकते हो। तो जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स वालों के लिए है। अगर नॉर्मली आपका ऑफिस वर्क है तो आपके काम का नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये एक इनपुट डिवाइस है, इसके साथ आप कंप्यूटर को इंटरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारे पास लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कुछ टाइम पहले एक टेबलेट लॉन्च किया था और उसके जस्ट बाद एक मोबाइल भी लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट नाम से, ठीक है। उसका कुछ नाम था मुझे पता नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था, आप गूगल कर लेना। अब वो माइक्रोसॉफ्ट का जब मोबाइल या टैबलेट जो भी लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे दोनों हुआ था, तो उनको चलाने के लिए साइड कॉर्नर पर एक पेन लगाई गई थी, वो पेन से चलता था, ठीक है। वो पेन क्या कहलाती है, लाइट पेन। मतलब किसी मशीन को चलाने के लिए बनाई गई पेन लाइट पेन कहलाती है। मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे आप कर रहे हो, मान लीजिए कि एक डिजिटल बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, जैसे आजकल बहुत यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस वगैरह देखोगे तो वहाँ पर एक डिजिटल बोर्ड शो होता है, जहाँ पर कोई कुछ ड्राइंग करने लग जाता है, जहाँ पर कोई आपको कुछ डायग्राम दिखाता है, जहाँ पर आपको कुछ भी उसका यूट्यूब का पेज दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो स्मार्ट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, टेक्निकल, आज की टेक्निकल से लेस बोर्ड है। उस बोर्ड पर आप इंटरनेट कनेक्ट करके कुछ भी काम कर सकते हो। साथ ही जो हमारे पुराने बोर्ड होते हैं जिस पे हम लिख लिख कर, या हमारे जो भी सीनियर्स थे वो हमें लिख लिख कर कुछ चौक के साथ समझाते थे, पेन के साथ समझाते थे, वो सारा काम बंद हो चुका है। अब डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। अब उन पे एक पेन का यूज किया जाता है, उस पेन को लाइट पेन कहा जाता है। और आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि अगर आपको ड्राइंग का शौक है तो कभी ना कभी आपने एक टेबलेट यूज़ किया होगा जो छोटा सा आता है, जो स्पेशली ड्राइंग के लिए बनाया जाता है, और उसमें भी एक पेन आपको जब स्टार्टिंग में नए लेते हो तो आपको एक पेन प्रोवाइड की जाती है जिसके साथ आप बढ़िया से ड्राइंग कर सकते हो। तो वो ड्राइंग भी क्या करती है, आपकी लाइट पेन करती है, उसी के साथ आप कर सकते हो। अगर उंगली से चलाने जाओगे तो नहीं चलेगा। बहुत सारे आजकल तो बहुत स्मार्ट बोर्ड है जो हाथ के साथ नहीं चलता है, उनको वही पेन चाहिए, उसी पेन के साथ ही चलेंगे। तो आई होप कि आपको लाइट पेन समझ में आ चुका होगा। अगला एग्जाम्पल है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सभी ने सुना होगा, मोस्टली लोगों ने यूज़ भी किया होगा घर में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि वो एक इनपुट डिवाइस है। देखिए माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस कैसे है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। माइक्रोफोन क्या करता है, आपकी आवाज़ को आपके मोबाइल के साथ कुछ प्रोसेस करके किसी और दूसरे जिसको आपने कॉल लगा है उसके पास आपकी आवाज़ को पहुंचाता है। फर्स्ट। सेकंड, जब आप गाने सुनते हो, ठीक है, वहां पर आपको इंटरेक्शन मोबाइल के साथ भी मिलता है। मतलब माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। मतलब आपका इनपुट ले भी सकता है वॉइस के साथ, और आपका कंप्यूटर या आपका जो मोबाइल है वो माइक्रोफोन के साथ आपको आउटपुट भी दे सकता है। मतलब रिजल्ट जो आप गाने सुनते हो ना, वो कहाँ से आ रहा है, आपके मोबाइल से आ रहा है ना। तो मोबाइल क्या है, एक मशीन है, कंप्यूटर है, तो वहां से आपको रिजल्ट मिल रहा है, मतलब आउटपुट भी दे रहा है। तो मतलब माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है। अगला यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है बार कोड रीडर। अब पहले बार कोड रीडर को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या। देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि बार कोड रीडर क्या होता है। जिनको पता है ठीक है, अच्छी बात है, आप रिवीजन कर लो, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बार कोड रीडर होता है, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो या आज तक आपने दुनिया में कहीं से भी कुछ भी चीज खरीदी हो, परचेज की हो,
तो वहां पर जो आप खरीदते हो प्रोडक्ट के पीछे की साइड एक लाइनिंग वाला कोड बनाया जाता है जिसमें बहुत सारी लाइंस की जाती है, ठीक है। वो लाइंस जो खींची जाती है ना, उनके ऊपर एक नीचे एक जानकारी इकट्ठा की जाती है। और वो जानकारी जो इकट्ठा की गई है ना, वो उस प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी होती है। उस जानकारी को छिपाने के लिए एक कोड बनाया जाता है और उस कोड को डिकोड मतलब पढ़ने के लिए एक मशीन बनाई जाती है और उसी मशीन को बारकोड रीडर कहा जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो बारकोड रीडर को आप समझ चुके होंगे। अगला यहाँ पर है फैक्स मशीन। देखिए फैक्स मशीन क्या करती है, आप बेसिकली अगर एक टाइम से या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर आप कुछ भी आपकी जानकारी भेजना चाहते हो तो आप फैक्स मशीन का यूज़ कर सकते हो। मोस्टली ये जिसे हमने सुना है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस थाना होता है ना, या साइबर सिक्योरिटी वाले, ये क्या करते हैं डायरेक्टली अगर किसी भी नेता को या किसी भी बड़े इंसान को कुछ नोटिस भेजना हो तो वो फैक्स मशीन के साथ भेजते हैं। फैक्स मशीन क्या है, कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी भी जानकारी को भेजने का। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, लेकिन वो एक फैक्स मशीन का जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, वो अच्छा होता है, इसलिए उसका यूज़ करते हैं। और मोस्टली ये बड़े बड़े लोगों का काम है, हमारा स्टूडेंट लाइफ में इसका कोई काम नहीं है। और ऑफिस में भी आपको फैक्स मशीन बहुत कम देखने को मिलेगी। वहाँ पर भी आपके पास वो स्कैनर होगा, उसके साथ आप डेटा शेयर कर देना, प्रिंटर होगा, प्रिंटर के साथ आप बढ़िया से वहाँ पर प्रिंट निकाल के देख भी सकते हो और कोई इशू नहीं है, आप कहीं भी शेयर कर दो। अगला है हमारे पास मॉडेम। मॉडेम बहुत लोगों ने यहाँ पर सुना होगा जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इंटरनेट का यूज़ करने के लिए आपको मॉडेम का यूज़ करना ही पड़ता है। ये आपको बढ़िया से कनेक्शन प्रोवाइड करता है मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी की में भी। अब आता है अगला हमारा वेब कैम। सर ये मॉडेम तो हमने थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन ये वेब कैम तो पहली बार सुन रही है, होता क्या है। देखिए अगर आपने कहीं भी दुनिया में आज तक ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने कहीं भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो एक कंप्यूटर या एक कमरे में बैठकर बहुत सारे लोग, मतलब मान लीजिए कि 2000 लोग बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं। अब उन 2000 लोगों के ऊपर कोई भी 2-4 व्यक्ति, 8-10 व्यक्ति नज़र नहीं रख सकते और कंटिन्यूसली तो नहीं रख पाएंगे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, नकल कर रहा है या नहीं, या जो भी, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा लगाया जाता है, ठीक है। वो कैमरा क्या करता है, आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी सारी एक्टिविटी पर नजर रखने का काम कौन करेगा, वो कैमरा करेगा। और उसी कैमरे में एक रिकॉर्डर चलता है। वो रिकॉर्डर कहाँ शो होता है, जो भी ऑफिस में बैठकर उसको देखने वाला होता है, जो भी एक्सेस प्रायोरिटी रखता है वहाँ का ऑफिस का हेड है, वो क्या करता है, वो आप पर मल्टीपल कैमरास जो व्यू होता है मल्टीपल कैमरास का, उसको चलाकर बहुत सारे लोगों पर एक साथ नजर रखता है। उसको थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति पे लगता है कि ये कुछ चीटिंग कर रहा है मोबाइल से, या ये कुछ पेपर लाया है, या कुछ भी स्मार्ट वॉच से भी आजकल नकल होने लग गई है, मतलब चीटिंग होने लग गई है, तो स्मार्ट वॉच से वो कुछ चीटिंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी अगर उसको लगता है ना, तो वो क्या करता है, उस कैमरे को थोड़ा जूम करके देखता है। उसी से वहीं से ऑफिस से ही क्या करेगा, आपके ऊपर थोड़ा जहाँ भी आपको उसको डाउट है वहाँ पर क्या करेगा, थोड़ा जूम करके देखेगा। और उसको जैसे ही कंफर्मेशन मिला, वो डायरेक्टली ऑफिस से आपके रूम में जिनकी ड्यूटी लगी है उनको डायरेक्टली कॉल करेगा और बोलेगा कि उस सीट नंबर वाले व्यक्ति को उठाकर बाहर लाओ, वो कुछ चीटिंग कर रहा है, उसमें कुछ, मतलब मान लीजिए उनको जो भी शक हुआ है, ठीक है। तो वेब कैम क्या करता है, बेसिकली नजर रखने के लिए यूज किया जाता है। अब इस वेब कैम का यूज ऑफिस के बाहर भी हो जाता है, जैसे आपने सुना होगा सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरा भी बहुत सारे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा बेसिकली महंगा आता है, आप सभी को पता होगा। वेब कैम सस्ता आता है। तो जो नॉर्मली अगर छोटे मोटे घर है या ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, जहाँ पर फ्रॉड वगैरह का ज़्यादा चांसेस नहीं है, वहाँ पर आप वेबकैम का यूज़ कर सकते हो। कुछ लेबोरेटरीज में भी यूज़ करते हैं इसका, थोड़ा बहुत काम होता है तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं। मल्टीपल मतलब इस जो भी यूज़र्स होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, उन पर भी नज़र रखना होता है। तो हल्का फुल्का जो भी काम होता है आपका यहाँ वेबकैम से आप कर सकते हो। अगला हमारे पास है ग्राफिक टैबलेट। ये वही है जो अभी हमने यहाँ पर कहाँ डिस्कस किया था लाइट पेन के साथ, कि अगर आपको मान लीजिए कि ड्राइंग का बहुत शौक है या पेंटिंग का बहुत शौक है, ठीक है, या जैसे लड़कियां होती है जिनको रंगोली का बहुत शौक होता है, तो ये सारी जो इतनी भी डिज़ाइन होती है, वो डिज़ाइन होती है नॉर्मली नहीं होती, जैसे ब्लैक एंड वाइट, कलरफुल होती है। उनको बहुत ही अच्छे से अलग अलग कलर में डिज़ाइन करना होता है। तो वो आप कहाँ कर सकते हो, ग्राफिक टैबलेट का यूज़ करके। इस टैबलेट में क्या होता है,
मान लीजिए कि आपको ग्राफिकल जितने भी दुनिया के आज तक के कलर होंगे सारे कलर्स आपको इस टेबलेट में मिल जाएंगे। जितने भी कलर मॉडिफिकेशन या कलर मिक्सिंग के जो प्रायोरिटीज होगी, मतलब मान लीजिए कि रेड और ब्लू को मिला के जो कलर बन रहा है उनके कॉम्बिनेशन भी जितने होंगे वो सारे आपको इस टेबलेट में मिल जाएंगे। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से अपनी ड्राइंग बना सकते हो। अगर नॉर्मली आपको टेबलेट दे दिया जाएगा जिसमें कोई कलर ही नहीं है, जिसमें कुछ ग्राफिक कार्ड ही नहीं है, तो आप वहां पर ज़्यादा अच्छे से कुछ भी वीडियो एडिटिंग या आपको एनिमेशन करना है या जो भी ड्रॉ करना है, बहुत ही अच्छे कलरफुल चीज़ें आपको बनाना है, वो नहीं बना पाओगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी बेसिकली वहीं पर यूज़ की जाती है, लेकिन इसका मोस्टली आपका जो माउस होता है ना, माउस में भी आपका यूज़ देखने को मिल जाएगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हम जो माउस यूज़ करते हैं उसमें एक छोटी सी रोलर स्केलर होती है या छोटी सी रोलर बटन होती है, लेकिन ये जो ट्रैक बॉल होते हैं ना, ये जो महंगे वाले जो हमारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपकी रेंज से 4 गुना जितने का आप माउस लाते हो ना, उससे 4 गुना मल्टीप्लाई कर लो और उस माउस की जो प्राइस होगी उसमें एक ट्रैक बॉल शायद आ जाएगा। क्योंकि अगर आपकी रेंज कम है, मान लीजिए आप 300 का माउस लाते हो, तो 1200 में तो ट्रैक बॉल का नहीं आएगा। तो ये महंगे आते हैं माउस। इन माउस का क्या यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके अच्छे कंप्यूटर हैं, अब वो कंप्यूटरों में आपको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना है, कनेक्टिविटी अच्छी रखना है, थोड़ा दूरी डिस्टेंस बना के रखना है। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर 100 फीट 150 फीट दूर रखा है, देन वहाँ से आपको माउस के साथ आपके मॉनिटर को चलाना है। तो ये सारे फीचर्स या टेक्निकल या आज के स्मार्ट जो माउस होते हैं उनकी जो टेक्निकल यूज़ की गई है ना, टेक्निकल, वो सारी कहाँ मिलेगी आपको, ट्रैक बॉल्स में। अब ये क्या करते हैं, बहुत ही बढ़िया से आपको परफॉर्म करने को मिलेंगे और जो आपकी डिस्टेंस वाली कनेक्टिविटी है उसको बहुत ही स्टेबल रखेंगे। जैसे अगर हमारे नॉर्मली जो माउस होते हैं सस्ते वाले, मान लीजिए 400-500 तक के हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये 400-500 वाले में क्या करोगे आप, नॉर्मली जो माउस है वो कनेक्टेड रहता है, लेकिन वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, लेकिन उसकी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होती है। अब ये डिस्टेंस अगर आप बढ़ा दोगे बहुत ज़्यादा तो ये माउस काम नहीं करेंगे। वहाँ पर क्या होगी, वो जो ट्रैक बॉल वाले माउस होते हैं ना, वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही बढ़िया। उनकी कनेक्टिविटी अगर आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छे मस्त चलेगा, एकदम मक्खन की तरह। तो चलिए आगे हम बात करते हैं और अगला एग्जाम्पल है हमारा डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आजकल सभी के मोबाइल में है। आप दिन रात सेल्फीज लेते हो, उसी कैमरे को एक इनपुट डिवाइस कहा गया है। यहाँ पर सभी दिन रात फोटोज क्लिक करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं, तो आप सभी को इसका नॉलेज है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। गेम पैड होता है गेम्स खेलने के लिए, ये आपको एक बोल सकते हो कि जो स्पेशली जैसे टेबलेट बनाए जाते हैं किसी ड्राइंग को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए, वैसे ही एक गेम पैड बनाया जाता है जो आपके सिर्फ गेम्स खेलने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ आप गेमिंग को बहुत ही अच्छे लेवल तक इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से किसी भी गेम को खेल पाओगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, जैसे अभी जस्ट हमने यहाँ पर बात की थी कि एक स्मार्ट बोर्ड आता है आजकल। वो स्मार्ट बोर्ड क्या करता है, आपको जो नॉर्मली पुराने बोर्ड आते थे जिसमें आपको लिखना होता था, लिखने के बाद रफ करना होता था, मिटाना होता था, ये भी सेम काम करता है। इसमें क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड है ये स्मार्ट बोर्ड भी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हो, और इंटरनेट पे तो पूरी दुनिया है, तो पूरी दुनिया को आप इस बोर्ड पे दिखा सकते हो। मतलब ये सिर्फ लिखने और मिटाने का काम में नहीं आएगा, यहाँ पर पूरी दुनिया ही आप अपने स्टूडेंट को दिखा सकते हो। ठीक है। अगला आता है हमारा OMR, मतलब जिन्होंने आज तक 5th में 8th में 10th में कोई बोर्ड की एग्ज़ाम दी होगी, किसी भी स्टेट में अपनी बोर्ड की एक एग्ज़ाम होती है, वह बोर्ड की एग्ज़ाम, या जैसे आप बाहर किसी ऑफलाइन एग्ज़ाम को परफॉर्म कर रहे हो, किसी ऑफलाइन एग्ज़ाम में भाग ले रहे हो, तो वहाँ पर भी एक OMR सीट आती है। उस सीट में क्या होता है, 4 ऑप्शन होता है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है या सही लगता है, उस ऑप्शन को आपके ऊपर, मतलब ऑप्शन के ऊपर आपको काला घेरा करना पड़ता है। या तो आप ब्लैक पेन से करते हो या नॉर्मली ब्लू पेन से भी करते हो। कुछ जो आप प्रैक्टिकल करते हो वो पेंसिल से भी कर सकते हो। मतलब ओवरऑल बात यह है कि आपको जो सही ऑप्शन लगता है उसको आपको ब्लैक करना पड़ता है या काला घेरा करना पड़ता है। अब वो जो काला घेरा है ना, उस काला घेरा को रीड करने के लिए एक मशीन बनाई गई है। उस मशीन को बोला गया है OMR, और उसी के नाम पे उस सीट का प्रदर्शन हुआ है आपके सामने। तो उस आंसर जो आप जितने भी टिक करते हो, मान लीजिए कि आपने 100 क्वेश्चन है, अब 100 क्वेश्चन कोई इंसान रीड करने बैठेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और उसको इतने याद भी नहीं रहेंगे 100 क्वेश्चन। तो एक मशीन में क्या करते हैं, ये सारे ऑप्शन फिक्स कर देते हैं कि पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, पहले का थर्ड का
फर्स्ट वाला है, फिफ्थ का सेकंड नंबर का आंसर है, ये सारी चीज़ें उसमें फिक्स कर दी जाती हैं और आपकी OMR शीट को उसमें डाल दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, स्कैन करते हैं उसको। अब स्कैन करने के बाद अगर सेम आउटपुट या सेम रिजल्ट मैच होता है देन आपको वो क्या करता है, नंबर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है तो वो +4 कर देगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है आपका और उसका -1 है आपके एग्जाम में तो वो -1 कर देगा। तो उस हिसाब से वो क्या करता है, OMR जो मशीन है वो बढ़िया से काम करती है। अगला आता है पंच कार्ड। बढ़िया से आपने यहाँ पर शॉपिंग मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर पंच कार्ड का यूज़ किया होगा। आजकल बहुत सारे यहाँ पर जो पेट्रोलिक या पेट्रोलियम जो काम होते हैं, जो गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह भरवाते हैं, वहाँ पर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए पंच कार्ड। इसके अलावा आजकल जो गेमिंग वगैरह होते हैं वहाँ पर भी यूज़ होते हैं पंच कार्ड। देन आप मोस्टली वहीं शॉपिंग मॉल में ही आपको मिलेंगे क्योंकि ये वहीं डेवलप हुआ था और वहीं पर ज़्यादा इनका यूज़ होता है। देन हमारा अगला है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मतलब आपकी एक इंक आती है, मैग्नेटिक इंक आती है, ठीक है। उस इंक को रीड करने के लिए एक कार्ड बनाया गया, ठीक है। अब उस कार्ड रीडर को बोला गया है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए आपकी एक CD DVD होती है जो आपने मोस्टली पुराने लोगों के पास देखी होगी कि मेरी शादी की जो भी फिल्म है वो इस CD या DVD में है। तो वो क्या होती है, उनको रीड करने के लिए एक मशीन बनाई गई है। जैसे आप ये भी समझ सकते हो, फिल्म थिएटर होता है ना, फिल्म थिएटर में क्या होता है, एक मशीन होती है। वो मशीन क्या करती है, एक टेप के ऊपर कुछ इंक या कुछ भी डिस्प्ले या जो भी इमेजेस होती हैं उनको रीड करके बढ़िया से आपके सामने पर्दे पर शो करती है, ठीक है। वही काम करती है कौन, ये मशीन मैग्नेटिक जो रीडर है ना, ये मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए चीज़ें हैं, इनको रीड करने का काम करेगा। अगला है यहाँ पर मैग्नेटिक टेप ड्राइवर। ये भी सेम एज इट इज़ है, दोनों कोई अंतर नहीं है। एक और लास्ट बचा है हमारा यहाँ पर टच स्क्रीन। दुनिया पूरी इसी के पीछे पागल है, जो आपके सामने एग्जाम्पल है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन मोबाइल हम दिन रात चला रहे हैं, इसको कोई समझने की आवश्यकता नहीं है या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिन रात तो आप मोबाइल को चला रहे हो उंगलियों से। ये क्या है, टच स्क्रीन ही है, ठीक है। बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं आजकल, बहुत सारे लैपटॉप भी टच स्क्रीन आ चुके हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि टच स्क्रीन क्या होता है। आगे यहाँ पर समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस आप सभी को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आप भूल गए हों क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट डिवाइस के समझे हैं, तो उस दौरान अगर आप भूल गए हो तो आउटपुट डिवाइस मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की गई मशीन जो हमें हमारे इनपुट की प्रोसेस करके हमें जो रिजल्ट शो करती है या दिखाती है, उन मशीनों को आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अब एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर मॉनिटर। मॉनिटर मतलब आपकी स्क्रीन, ठीक है। अब कंप्यूटर में उसको मॉनिटर बोलते हैं, हमारे मोबाइल में उसको डिस्प्ले बोल देते हैं। अगर प्रोजेक्टर के ऊपर पर्दा लगा दिया तो उसको पर्दा बोल देंगे, नॉर्मली हमारे जो थिएटर वगैरह में पर्दा ही बोलते हैं। तो ये जो नाम अलग अलग है, ये नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर भी आपको कुछ रिजल्ट शो हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सारे क्या है, मॉनिटर ही होंगे। इसमें LED लिखा है, LCD लिखा है, CRT लिखा है, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन काम एक ही है कि कंप्यूटर के द्वारा हमें जो इनपुट दिया गया था हमने उसके द्वारा वो हमें आउटपुट बढ़िया से उस स्क्रीन पर हमें प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि आपके मोबाइल की स्क्रीन, जैसे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, ये सारे क्या है, मॉनिटर है। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास प्रिंटर। आप सभी ने कहीं ना कहीं दुनिया में आज तक कुछ न कुछ जो भी डेटा आपके कंप्यूटर में होगा उसका आपने हार्ड कॉपी मतलब पेपर के ऊपर उसका चित्र या उस जानकारी को पेपर के ऊपर प्रिंट करवाया होगा। उस प्रिंट की गई जानकारी को प्रिंट करने का काम एक मशीन करती है, जिस मशीन को प्रिंटर कहा जाता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो किसी भी ऑफिस में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको प्रिंटर देखने को मिल जाएगा। अगर उसके पास भी नहीं है तो किसी भी रोड पर निकल जाइए, वहाँ पर जो भी आपको एक ऑनलाइन कैफ़े या कोई भी शॉप होगी जो ठीक ठाक शॉप है, ऐसे नहीं कि कोई छोटी सी शॉप है, थोड़ी ठीक ठाक शॉप होगी, वहाँ पर आपको प्रिंटर देखने को आजकल मिल ही जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ डेटा अपना हार्ड कॉपी में निकालना ही होता है, जिसके लिए वो एक प्रिंटर रखता ही रखता है, ठीक है। अगला यहाँ पर स्पीकर है। स्पीकर क्या होता है, जैसे हमारे साउंड सिस्टम हम गाने सुनने के लिए यूज़ करते हैं। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि गाने हमें बेस में सुनना है, बहुत ज़्यादा आवाज़ में सुनना है। अब हमारे मोबाइल की इतनी आवाज़ होती नहीं है। नॉर्मली हमारा मोबाइल 10 टाइम तक चलता है, मतलब जैसे नॉर्मली हमारे मोबाइल में 1 पॉइंट होता है, देन 2 पॉइंट होता है, ऐसे इंक्रीज करते जाते हैं, तो 10 पॉइंट है इनफ हो जाता है हमारे मोबाइल का। और उस पर भी जितनी आवाज़ होती है ना, उतनी आवाज़ में हमारा काम नहीं होता है। मान लीजिए हमें डांस करना है, तो डांस करते टाइम अगर वॉल्यूम कम है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, स्पीकर्स का यूज़ करते हैं। स्पीकर्स क्या करते हैं, गानों को
अच्छी क्वालिटी में अच्छे बेस के साथ ज़्यादा आवाज़ के साथ हमें सुनाई देते हैं। और स्पीकर क्या करते हैं, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के अंदर है तो आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉन्ग हैं उनको आपको सुनाने का काम करेंगे। सीधी सी बात है, आपको कुछ जो वॉइस आपकी किसी फ्रेंड ने आपको शेयर की है उस वॉइस को सुनना है तो वो भी एक स्पीकर के साथ आप सुन सकते हो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर प्रोजेक्टर। आप सभी ने पुराने जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि पहले टीवीज़ वगैरह नहीं थी, पहले ये लैपटॉप मोबाइल नहीं थे, तो यहाँ पर क्या करते थे, जब भी कोई मूवी रिलीज़ होती थी तो गांव का एक बड़ा व्यक्ति होता था जो उसके पास अगर कुछ प्रोजेक्टर वगैरह की व्यवस्था होती थी, मोस्टली होती थी पुराने गांव में, तो वहाँ पर ये क्या करते थे कि एक जगह सारे लोगों को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्टर लगा देते थे। अब वो प्रोजेक्टर किसी पर्दे के ऊपर अपना रिजल्ट शो करता था, मतलब मूवी शो करता था और वहाँ पर सब लोग देख लेते थे। और एक एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जितनी भी कंपनीज में किसी भी प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है वहाँ पर भी प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं भाई, वो लैपटॉप में भी दिखा सकते हैं। देखिए लैपटॉप में क्या होता है, नॉर्मली एक छोटी सी स्क्रीन है, अब वो छोटी सी स्क्रीन पर कितने ही लोग आसपास बैठ कर देख लेंगे, ठीक है। अब प्रोजेक्टर क्या कर सकता है, अगर आपके लैपटॉप को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्टेड कर दिया तो वो आपको जितना साइज चाहिए, मान लीजिए कि एक वॉल है और वॉल पूरी वॉल पे आपको उसको शो करना है आपके प्रोजेक्टर को, तो पूरी वॉल पे भी हो जाएगा। मतलब साइज आप बढ़ा सकते हो प्रोजेक्टर के साथ, मल्टीपल लोगों को एक साथ दिखा सकते हो, मल्टीपल लोगों को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बढ़िया से काम हो सकता है आपका प्रोजेक्टर के साथ। अगला एग्जाम्पल है हेडफोन। जैसे हमने आपको इनपुट डिवाइस में भी हेडफोन का यूज बताया था कि हेडफोन क्या करता है, एक इनपुट डिवाइस भी है एक आउटपुट डिवाइस भी है, तो दोनों काम यहाँ पर कर सकते हो। एक होता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, अगर आपने नहीं सुना है तो आपको कहीं ना कहीं जाना होगा किसी बैनर की डिज़ाइन करवाने के लिए। क्यों, आप जितने भी दुनिया में बाहर किसी न किसी नेता का, किसी न किसी पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड रखता है, या किसी भी फंक्शन पे जो बैनर छपवाते हैं ना, जिसपे कुछ लिखा होता है, किसी व्यक्ति की कुछ फोटो होता है, कोई नमस्ते कर रहा होता है, कोई हाथ जोड़ रहा होता है, जो भी ठीक है, कोई पैर छू रहा होता है, कोई टीका लगा के आता, कोई टीका नहीं लगा के आता, वो उनका मतलब है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनकी फोटो के साथ कुछ लिखते हैं कि हमारे यहाँ ये फंक्शन है, इसमें जरूर आना। जैसे पत्रिका होती है, पत्रिका का एक बड़ा रूप जो बैनर कहा जाता है, उस बैनर को प्रिंट करने के लिए एक मशीन का यूज किया जाता है और उस मशीन को प्लॉटर मशीन कहा जाता है। फैक्स हमने इनपुट डिवाइस में यहाँ पर समझ लिया था, मॉडेम भी इनपुट में हमने समझ लिया था, वेबकैम भी समझ लिया था। आगे बढ़ते हैं एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल। अब यह क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके प्रोजेक्टर के साथ कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रेजेंटेशन बहुत बड़े रूप में, बड़े मतलब आपको मल्टीपल लोगों को एक साथ किसी भी रिजल्ट को, किसी भी चित्र को, किसी भी पिक्चर को, किसी भी वीडियो को शो करना है, तो आप एलसीडी प्रोजेक्शन पैनल का यूज कर सकते हो। अगला है हमारे पास कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। अब आप ये देखने जाओगे तो आपका बुढ़ापा आ जाएगा, क्योंकि ये पुराने टाइम में थिएटर्स में यूज होता था, आजकल बहुत कम हो गया इनके यूज। आजकल तो नॉर्मली आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि थिएटर्स में भी स्मार्ट वो तरीके से आ गए हैं, डायरेक्ट आपको फिल्म वहाँ से मिल जाती है, देन आप डायरेक्टली वहाँ से इंटरनेट से कनेक्ट करके लॉन्च कर सकते हो या डाउनलोड करके कर दो, ठीक है। या एक कार्ड दे देंगे, वो कार्ड का नंबर डाल के आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो ये पुराने टाइम में थिएटर्स में यूज होता था। अगला है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मतलब आपकी जो भी विजुअल चीजें हैं दिखाने लायक, उसको डिस्प्ले करने के लिए जो भी यूनिट्स का यूज कर रहे हो, चाहे आप किसी मॉनिटर का यूज़ कर लो, चाहे आप किसी मोबाइल की डिस्प्ले का यूज़ कर लो, चाहे पीसी का यूज़ कर लो, चाहे किसी प्रोजेक्टर का यूज़ कर लो, तो ये सारे क्या हैं, विजुअल दिखा रहे हैं, तो ये उसी यूनिट में आएंगे और ये सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। एक होता है हमारा फिल्म रिकॉर्डर। फिल्म रिकॉर्डर, आप सभी ने फिल्म थिएटर में अगर जहां से लाइट आता है ना आपके पर्दे पर, अगर आप ध्यान से कभी नोटिस किया होगा आपने, देखिए बहुत सारे लोगों को आज तक भी नहीं पता, वो फिल्म देख के आ जाते हैं, लेकिन थिएटर में एक्चुअल में है क्या, या थिएटर कैसे काम करता है, थिएटर कैसे बनाया गया है, ये सारी चीज़ें वो नहीं देखते या नोटिस नहीं करते। ठीक है, अपना गए फिल्म देखी, खाया पिया और वापस। लेकिन अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो फिल्म थिएटर में जब हम जाते हैं ना, तो हम जो पर्दे पर जो मूवीज देखते हैं वहां पर एक जगह से लाइट आता है। अब वो लाइट पीछे की साइड एक कमरे से आता है। वो क्या होता है, वो एक फिल्म रिकॉर्डर होता है। वो क्या करता है, एक फिल्म को रिकॉर्ड करके चलाने का काम भी करता है। और इसका एक दूसरा रूप भी है। अगर आप किसी फिल्म सिटी में चले जाओ, किसी मान लीजिए जहाँ पर फिल्म की शूटिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वहां पर भी क्या कर सकते हो आप, इस फिल्म रिकॉर्डर का यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, वीडियो को कैप्चर करता है, वॉइस को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि हम सभी करते हैं, जैसे हम हमारे वीडियोस बनाते हैं वैसे ही ये काम करेगा। अगला है यहाँ पर टच स्क्रीन।
अब टच स्क्रीन के साथ देखिए, ये टच स्क्रीन आपका इनपुट डिवाइस भी है जिसके साथ आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे हमने इनपुट डिवाइस में कुछ टाइम पहले ही इसको डिस्कस किया था। लेकिन टच स्क्रीन अगेन आ गया आउटपुट के साथ। क्यों? आउटपुट डिवाइस में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे आपको रिजल्ट दे रहा है ना भाई, शो कहाँ करेगा? आपको स्क्रीन पे ही करेगा। तो वो क्या है? टच स्क्रीन पे ही सामने ही शो करेगा ना, तो हमारी डिस्प्ले हुई, और डिस्प्ले इनडायरेक्टली हमारी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो आप सभी को इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आई होप कि सब समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है, तो डेफिनेशन को थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, पूरा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। मतलब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। Hardware refers to the physical and visible component of the system such as monitor, CPU, keyboard and mouse। मतलब जो हार्डवेयर है वो एक फिजिकल बॉडी है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इसके एग्जाम्पल है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस। अब अगली बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच एनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क। ये क्या करता है? आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उन इंस्ट्रक्शन को इकट्ठा करके एक फाइल में जब इसको दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, पर्टिकुलर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा। अब इनके एग्जाम्पल के साथ आपको बढ़िया से समझाएंगे। ठीक है, तो हार्डवेयर में यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, etc। और सॉफ्टवेयर में है, देखिए MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, फोटोशॉप है, MySQL है। अब हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल बॉडी होती है, जिनको हम कंप्यूटर में नॉर्मली छू सकते हैं, देख सकते हैं, इन सभी को क्या बोलेंगे? हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल चीजें, कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करने वाली चीजें। अब कंप्यूटर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन होती है वो भी क्या है? वो भी सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर जिससे चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी क्या है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन सॉफ्टवेयर 2 कैटेगरी में होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इनको आगे चलकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल में यहाँ पर हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कुछ चीजें यहाँ पर देखिए बनाई है। अब यहाँ पर लिखा है व्हाट इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर एग्जांपल में थोड़े बहुत नाम भी लिखे हैं, मदरबोर्ड है, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू, एसएमपीएस है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, ये सारे हार्डवेयर है। हार्डवेयर को तो हम इजीली समझ जाते हैं क्योंकि ये बाहर से हमें दिखाई देते हैं, बाहर से हम इनको छू सकते हैं, तो अच्छे से हमें बताएं। अब समझते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 प्रकार के, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पर है विंडोज। अब विंडोज सॉफ्टवेयर जो है ना वो किसी उबंटू वाले सिस्टम में नहीं चलेगा, या वहां पर अगर लॉन्च कर दिया तो उबंटू वाला चला जाएगा, मतलब उसको डिलीट करके इसको डालना पड़ेगा, उसके ऊपर नहीं डल सकता। तो पर्टिकुलर किसी सिस्टम को चलाने के लिए मान लीजिए आपको हार्डवेयर का एक कंप्यूटर का डब्बा दे दिया, अब उस डब्बे में कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो सिस्टम चलेगा कैसे? ठीक है, तो एक सिस्टम को सिस्टम बनाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे विंडोज होता है, उबंटू होता है, यूनिक्स होता है, मैक ओएस होता है, और हमारा एक विंडोज एक्सपी आया था कुछ टाइम पहले। ठीक है, इतने काफी है। उसके बाद होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी काम, पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, या टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आप मान लो कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका जो वीडियोस प्ले करने के लिए भी एक VLC प्लेयर होता है। ठीक है, वो VLC प्लेयर क्या है? वो वीडियोस को प्ले करने के लिए बनाया गया ना, तो वो क्या है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका जो इंस्टाग्राम है उसको भी आप ले सकते हो, अगर आपका व्हाट्सअप ले लीजिए वो उसको भी ले सकते हो। आपका एक ओपेरा मिनी है जो ब्राउजर है, वो भी आपका क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, प्रेजेंटेशन या MS ऑफिस के सारे जितने भी टूल्स है वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक होता है आपका लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस के अंदर जितनी भी आपकी जो भी ऑफिस वर्क के लिए, काम के लिए जितने भी आपके लिए एप्लीकेशन अंदर बनाए गए हैं वो सारे क्या है? वो भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनको आपको समझना पड़ेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहता है? एक सिस्टम को सिस्टम बनाने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करता है।
अगर आपके सिस्टम में मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं, ठीक है, तो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करेगा ना, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं आपके कंप्यूटर में। तो बेसिकली आपको फंडा समझ में आ गया होगा कि एक हार्डवेयर, एक ढांचा होता है कंप्यूटर का, उस ढांचे के अंदर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर डाल दिया देन आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है। देखिए बेसिकली स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज मतलब हमारी जितनी भी जानकारियाँ होती है, ठीक है, उन जानकारियों को अगर किसी एक जगह रख दिया जाए, या हमारी जो जानकारियाँ होते हैं उनको क्या बेसिकली कहा जाता है, डेटा, ठीक है। अब उस डेटा को कहीं एक जगह पर, एक स्थान पर रखना पड़ेगा। अब उस रखने के लिए हमें किसी ऑनलाइन दुनिया में तो किसी मशीन की आवश्यकता होगी ना। अगर ऑफलाइन होता तो हम कहीं भी घर में रख लेते, लेकिन ऑनलाइन अगर रखना है तो ऑनलाइन में हमें किसी डिवाइस या किसी मशीन की आवश्यकता होगी। उन मशीनों को क्या कहा जाता है, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्टोरेज डिवाइसेस तो समझ में आ चुका होगा कि बेसिकली हमारे डेटा को संभाल के रखने के लिए जिन डिवाइसेस का या जिन मशीनों का यूज किया जाता है वो सारे क्या कहलाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनके एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल में आपने पेन ड्राइव का नाम सुना होगा। पेन ड्राइव भी क्या करती है, आपके डेटा को एकत्रित करने का काम करते हैं। आपका हार्ड डिस्क आपने सुना होगा, सीडी डीवीडी सुना होगा, ठीक है। आपने मेमोरी कार्ड सुना होगा, वो भी क्या करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइसेस हैं। पुराने टाइम पे जो आपने कैसेट वगैरह आती थी उसको सुना होगा। पुराने टाइम पे एक रिकॉर्डर आते थे जो टेप रिकॉर्डर के साथ चलते थे, वो भी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है। वो गानों को स्टोर करते थे बेसिकली, वहाँ पर वीडियोस तो नहीं चलते थे, लेकिन वहाँ पर क्या होते थे, गाने सुने जाते थे उनसे। एक होता है आपका एसएसडी कार्ड, जो कंप्यूटर या लैपटॉप वगैरह में बैठते हैं, वो एसएसडी कार्ड क्या करते हैं, वो भी डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस। बढ़िया से आप वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर डेफिनेशन को रीड कर लेना। मैंने डेफिनेशन नहीं देखी और ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, डेफिनेशन इतनी जरूरी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अगला हमारा यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी है ना वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली तो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं, लेकिन हमने शायद 2 ही टाइप लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर बेसिक से स्टार्ट करना है तो बेसिक आपको 2 मेमोरी के साथ भी आप कंप्यूटर बेसिक का अगर नॉलेज गेन कर लेते हो तो तीसरी मेमोरी के बारे में आपको नॉलेज लेने की जीवन भर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो कंप्यूटर की यहाँ पर मेमोरी को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, मतलब फर्स्ट मेमोरी क्या कहलाती है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इट इज ऑल्सो नो एज इंटरनल मेमोरी, मतलब आपके कंप्यूटर में आप जो बोलते हो या मोबाइल में जैसे आपने बेसिकली सुना होगा इंटरनल मेमोरी, वो सभी क्या है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। आगे है एंड मेन मेमोरी। दिस इज अ सिलेक्शन या section of the CPU that holds program instruction, input data and intermediate result. It is generally smaller in size, मतलब जनरली ये साइज में छोटी होती है। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज, मतलब बेसिकली जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो साइज में छोटी होती है, ठीक है। उनमें 2 प्रकार की होती है, एक रैम होती है, एक रोम होती है, ठीक है। ये क्या करती है, आपकी जानकारी, आपके प्रोग्राम, आपके इंस्ट्रक्शन को कुछ टाइम तक होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। कुछ टाइम मतलब मैंने इसलिए बोला है कि ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेगा, ज़्यादा टाइम अगर आपने छोड़ दिया तो वो डिलीट कर देगा, ठीक है। कुछ टाइम तक रखने का काम करती है। अगला है यहाँ पर डायग्राम है, इसको समझेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर डेफिनेशन पहले रीड कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी स्टोरेज इज अ मेमोरी दैट इज स्टोर्ड एक्सटर्नल to the computer. It is mainly used for the permanent and long term storage of a program and data. Hard disk example है, ठीक, एग्जाम्पल तो हम बाद में समझेंगे। तो बेसिकली सेकेंडरी जो मेमोरी है ना, वो जो आपकी फर्स्ट मेमोरी है, मतलब प्राइमरी मेमोरी, उससे ज़्यादा स्पीड की होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादा टाइम तक आपके डेटा को स्टोर रखेगी। मतलब अगर आपका जो भी प्राइमरी मेमोरी है वो मान लीजिए 1 दिन डेटा को रख रही है, तो सेकेंडरी मेमोरी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, मतलब उससे ज़्यादा टाइम तक रखेगी। या आप ये कह सकते हो कि जब तक आपका स्टोरेज डिवाइस खराब नहीं होगा तब तक वो रखेगी। समझ में आया, मतलब आपको अगर परमानेंट डेटा रखना है ना तो सेकेंडरी मेमोरी में रखना, प्राइमरी मेमोरी में मत रखना, वो डिलीट कर देगा एक टाइम बाद। अब यहाँ पर समझते हैं डायग्राम के साथ। देखिए मेमोरी यहाँ पर 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती है, रैम और रोम, जिनको हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये दोनों क्या करती है, डेटा को कुछ टाइम तक होल्ड रखेगी, देन उसके हिसाब से या आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको डिलीट या मॉडिफाई कर सकती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ये सब भी कंप्यूटर में आपके बढ़िया से बैठते हैं। एसएसडी कार्ड भी होता है, पेन फ्लैश होता है, ये सारे क्या होते हैं,
मोस्टली कंप्यूटर में ही बिठाए जाते हैं। आप अगर मोबाइल में सीडी डीवीडी बिठाओगे तो नहीं बैठेगा, ये मोस्टली कंप्यूटर वाले काम। तो कंप्यूटर में ही हम ज़्यादा डेटा रखते हैं ना, मोबाइल में कहाँ इतना डेटा होता है आजकल। तो ये डिवाइसेस क्या करते हैं, ज़्यादा टाइम तक आपके डेटा को सेव रखते हैं। मान लीजिए कि आपके पापा की शादी थी, अब वो शादी में कुछ वीडियोस वगैरह बनाए गए थे, उन वीडियो को सीडी या डीवीडी में रखा गया होगा, और वो सीडी डीवीडी आज भी कहीं संभाल कर रखी गई होगी। और उस सीडी डीवीडी को अगर आज के दिन भी आप प्ले करके देखोगे ना, तो थोड़ा बहुत अटकेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो उसमें इफेक्ट या थोड़ी बहुत खराबी आ ही जाती है समय के साथ, लेकिन वो कहीं ना कहीं चलती है। तो वो क्या है, सीडी डीवीडी, मतलब लॉन्ग टर्म आपके डेटा को संभाल कर रखने वाला एक स्टोरेज डिवाइस है। और प्राइमरी मेमोरी जो बेसिकली है ना, वो क्या करती है, आपके मान लीजिए कि कुछ टाइम तक डेटा को होल्ड करने का काम कर लेगी, कुछ टाइम तक आपके इंस्ट्रक्शन को रोकने का काम कर लेगी। ये सारे काम आप प्राइमरी मेमोरी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि 8-10 साल आपके डेटा को संभाल के रखना है, जैसे कि आजकल फोटोज हम क्लिक करते हैं कहीं घूमने जाते हैं, तो वो फोटोज़ को आपको अगर सेव करके रखना है या ज़्यादा टाइम तक रखना है, तो उनको आप बढ़िया से सेकेंडरी मेमोरी में ही रखें, प्राइमरी मेमोरी में ना रखें। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों मेमोरी समझ में आ चुकी होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रैम वर्सेस रोम, मतलब आपका रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखिए दोनों है तो प्राइमरी, लेकिन प्राइमरी में भी इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों एक ही जगह काम कर रही है, लेकिन दोनों के नाम अलग क्यों है भाई, एक ही जगह है तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। कंपनी ने अगर इनको डेवलप किया है तो कुछ डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस क्या है उसको जानेंगे आज। ठीक है, तो एक एक करके एक एक पॉइंट यहाँ पर रीड करते हैं। देखिए, RAM is a volatile memory that could store the data as long as power is supplied। ठीक है, उसी में यहाँ पर ROM में लिखा है ROM is non volatile memory that the could retain the data even when the power is turned off। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक मेमोरी जो क्या करती है, किसी भी डेटा को पावर ऑफ होने के बाद भी संभाल के रखती है, और एक मेमोरी उसकी तुलना में क्या कर रही है कि पावर ऑफ होने के बाद डेटा को गायब कर दे रही है। अब डेटा अगर आपका गायब हो गया, मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे थे और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, मान लीजिए कंप्यूटर में कुछ यूपीएस वगैरह कुछ पावर सिस्टम नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली डायरेक्टली लाइट से चल रहा है। अब लाइट से चल रहा है और लाइट चली गई, तो आप जो काम कर रहे थे वो तो डिलीट हो जाएगा, चला जाएगा। अब आपका डेटा चला गया ना, तो वो क्या होता है, वो लॉस होता है, डेटा का लॉस। और आज की दुनिया में अगर कोई भी सबसे कीमती चीज़ है ना, तो वो है डेटा, ये आपको समझना होगा। ठीक है, एक हमारा यहाँ पर है रीड एंड राइट ऑपरेशन आर सपोर्टेड, मतलब आपका जो रैम है ना, उसमें आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो, ये दोनों काम क्या कर सकते हो आप रैम में कर सकते हो। लेकिन रोम में क्या होता है, आप सिर्फ किसी भी चीज को सिर्फ पढ़ सकते हो, लिख नहीं सकते वहां पर। मतलब आप किसी भी चीज के ऊपर सिर्फ देखकर रीड करके जानकारी ले सकते हो। वहां पर अगर आपको दिमाग में कुछ आया कि इसमें कुछ गलत है, कुछ मिस्टेक्स है, कुछ मॉडिफाई करना है, वो आप नहीं कर सकते रोम में। ठीक है, यहाँ पर यूज की बात की जाए तो यूज टू स्टोर द डेटा दैट हैज बी करंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू टेम्पररी। ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए अगर आपको यूज करना है, कुछ प्रोसेस करना है, देन आप इसका यूज कर सकते हो। It is typically used to store firmware and microcode which is used to initialize and control hardware component of the computer। मतलब ये क्या करती है, आपके जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ ही नहीं करना। ये आप ये समझ लो कि जो आपका रोम है ना, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। जो कंप्यूटर आपको देगा उसको आप पढ़ सकते हो, और नहीं पढ़ना है तो शांति से बैठे रहो। लेकिन आपका जो रैम है, रैम के साथ अगर आप कुछ भी करना चाहो तो कर सकते हो। स्पीड की बात की जाए तो ये जो आपकी रैम है ना, ये इट इज़ अ हाई स्पीड मेमोरी, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर उसी की तुलना में इसकी बात की जाए रोम की, तो इट इज़ मच स्लोअर देन रैम, मतलब ये रैम की तुलना में चलने में बहुत स्लो है। सीपीयू की बात की जाए तो सीपीयू कैन इजीली एक्सेस डेटा स्टोर इन रैम, मतलब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो सीपीयू से इंटरेक्शन होता है, मतलब बातचीत होता है, जानकारियों का आदान प्रदान होता है, वो रैम के साथ बहुत ही अच्छे से होता है, रोम के साथ थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ये आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखिए आपका जो रैम है ना, वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होने या बातचीत करने, जानकारियों का आदान प्रदान करने में बहुत ज़्यादा अगर स्पीड रख रहा है, अब स्पीड तो रख रहा है कोई इशू नहीं, लेकिन ये संभाल के नहीं रखेगा ना, आपकी जानकारियों को उड़ा देगा किसी टाइम पे। तो ये उड़ाने से बचने के लिए आपको तो इनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है। और मेरी मानो तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करो, प्राइमरी मेमोरी का डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करना ही नहीं चाहिए आपको। साइज एंड कैपेसिटी की बात की जाए तो लार्ज साइज विथ हायर कैपेसिटी कनेक्शन एंड रोम। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल साइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा लेस कैपेसिटी के साथ। कंसर्निंग रैम, मतलब इसकी रोम की तुलना में थोड़ी हालत खराब है।
यूज अज इन सीपीयू कैशे और प्राइमरी मेमोरी, मतलब इसका नाम प्राइमरी मेमोरी में आता है और इसका माइक्रो कंट्रोल में आता है। मतलब ये जो अंदर कुछ गेच होते हैं, जो कंट्रोल्स पावर होती है, उनके साथ काम करेगा। एक्सेसिबिलिटी की यहाँ पर बात की जाए तो द डेटा स्टोर इज इजीली एक्सेसिबल, मतलब आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। उसकी तुलना में रोम में बात की जाए तो आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कॉस्ट की बात की जाए तो जो रैम होती है ना, ये मोर कॉस्टलियर देन रोम, मतलब जो रैम होती है वो थोड़ी महंगी है रोम की तुलना में, और जो रोम है ना वो थोड़ी कम महंगी है रैम की तुलना में। अगर साइज की बात की जाए तो पहले ही हम कर चुके हैं, ये चिप साइज है ना, ठीक है। रैम चिप कैन स्टोर ओनली अ फ्यू गीगाबाइट्स, मतलब यहाँ पर कुछ ही गीगाबाइट्स डेटा का आप स्टोर कर सकते हो। रोम क्या होता है, यहाँ पर कुछ एमबी में ही डेटा स्टोर होता है, मतलब यहाँ पर थोड़े आप जीबी तक तो जा सकते हो ना, यहाँ तो एमबी में ही जा पाओगे। फंक्शन की बात की जाए तो ये यहाँ पर टेम्परली कुछ फंक्शन होते हैं जिनको आप परफॉर्म सीपीयू के साथ कर सकते हो। ये डायरेक्टली क्या होता है, ये तो बायोस के साथ कनेक्टेड है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है आपके साथ, मतलब ह्यूमन के साथ तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है रोम का, ये तो डायरेक्टली कंप्यूटर से ऑपरेटेड है। तो आई होप कि आपको बेसिकली थोड़ा बहुत डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। हमने यहाँ पर रैम देखिए, दोनों प्राइमरी मेमोरी है, दोनों में ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, दोनों ही कनेक्टेड रहती है, लेकिन एक होती है जो डेटा को कुछ सेकंड के लिए स्टोर रखेगी, एक होती है जो थोड़ा टाइम लेती है, मतलब डिलीट करने में थोड़े टाइम तक सेव रखेगी, लेकिन डिलीट तो वो भी कर देगी एक टाइम बाद, ठीक है। दोनों की स्पीड में थोड़ा अंतर है, दोनों में एक्सेस मतलब उसको जानकारी लेने या जानकारी देने में ये थोड़ा अंतर आता है। जब हम किसी से जानकारी लेते हैं और आसानी से प्राप्त होती है तो हम बार बार उससे बातचीत करते हैं, ये होता है ना। तो कंप्यूटर में भी सेम एज इट इज है कि जिससे हम जानकारी आसानी से ले सकते हैं उससे ही डायरेक्ट बार बार मांगेंगे, जो नहीं दे रहा उससे थोड़ी मांगेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बेसिक फाइल ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, जानकारियों की बात की जा रही है तो जानकारियों को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो बनता है डेटा, और उस डेटा को अगर किसी स्टोर या किसी प्लेस पर रखा जाए तो उस प्लेस को पहले तो आप बोलोगे एक फाइल। फाइल के अंदर मल्टीपल डेटा हो सकते हैं ना, जैसे आप एक इमेज भी रख दो, वहाँ पर किसी टेक्स्ट को यहाँ पर लिख सकते हो, किसी वीडियो को भी वहाँ पर रख सकते हो। तो एक फाइल के अंदर बहुत चीज़ें आप रख सकते हो। नॉर्मली एक फाइल के अंदर आप कुछ भी आजकल तो मॉडिफाई करके आप एडिट करके लिख सकते हो, ठीक है। अब वो फाइल के ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हो वो सारी क्या कहलाएगी, फाइल ऑपरेशन, ठीक है। अब उनमें से कुछ है तो यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। सम कॉमन ऑपरेशन ऑन फाइल आर क्रिएट ऑपरेशन, ओपन ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन, रीपोजिशन ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, ट्रंकेट ऑपरेशन, क्लोज ऑपरेशन, अपेंड ऑपरेशन, रीनेम ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फाइल ऑपरेशन यूजिंग वेरियस सिस्टम कॉल्स रीड, राइट, क्रिएट एंड डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हमारी शुद्ध हिंदी में कि फाइल बेसिक ऑपरेशन क्या होता है। देखिए, एक फाइल के साथ आप क्या क्या काम कर सकते हो वो सारे क्या कहलाएंगे, फाइल ऑपरेशन, ठीक है। अब आप उस फाइल को रीड कर सकते हो, वो भी एक ऑपरेशन है। उसके अंदर कुछ लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको उसको पोजीशन चेंज करना हो, मतलब एक पोजीशन, एक प्लेस से, एक लोकेशन से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर, दूसरी लोकेशन, दूसरी डायरेक्टरी में ले जाना हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाना हो, ये क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी क्या है, उसका एक ऑपरेशन है। उस फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, ये भी क्या है, एक ऑपरेशन है। मान लीजिए उस जो आपकी फाइल ओपन है, जैसे हमारी ये फाइल ओपन है, इसको मैं क्लोज करना चाहूँ तो ये क्लोज भी कर सकता हूँ, ये भी क्या है, एक ऑपरेशन है। इस फाइल के अंदर मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया अजय, लिख दिया, ठीक है, अजय पाटीदार लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, मैं इस फाइल में कुछ डाल रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, ये भी क्या है, एक ऑपरेशन है। इस फाइल का मुझे नाम चेंज करना है तो मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ, ये क्या है, रीनेम ऑपरेशन, मतलब उसको चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो एक हाई लेवल ऑफिशियल तरीके से एक फाइल ऑपरेशन को कहा गया है उसमें 4 चीज़ें हैं। मतलब आप किसी फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। नॉर्मली आजकल तो हमने यहाँ पर बहुत सारे डिस्कस कर लिया, लेकिन इसमें 4 ही होते थे पहले, और एक स्टैंडर्ड लेवल पे ये 4 ही होते हैं। इन चारों को ही थोड़ा तोड़ मरोड़ कर अलग अलग नाम दे दिए गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, फंक्शन कीज, ठीक है। आजकल हमने जितने भी कंप्यूटर्स देखे हैं तो कंप्यूटर आजकल कीबोर्ड में जो बटन्स होती है ना, कीज होती है, उन कीज को आजकल अलग अलग डिवाइड कर दिया कि कौन सी कीज कहीं पर भी मेंशन कर दिया, कहीं पर भी उसको ऐड कर दिया। कोई भी अगर आज घर पे भी हम जैसे बहुत सारे कीबोर्ड को अगर हम कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं कि हमारी फंक्शन किस कहाँ होना चाहिए, तो हम नीचे उसको ले आते हैं, ऊपर ले आते हैं, बीच में ले आते हैं, उसको निकाल कर कहीं भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। उनके फंक्शन कैसे चेंज करना है वो भी हम किसी मैकेनिकल को यूज़ करके या हमारे जो भी दोस्त यार हैं उनको बुलाकर उसको सही करवा लेते हैं। लेकिन आजकल कीबोर्ड बहुत ही अतरंगी हो गए हैं, मतलब कौन सा लाइट कहाँ जल रहा है ये भी नहीं पता।
आपके जो कैप्स लॉक होते थे वो पहले प्रॉपर कहाँ पर होते थे, पुराने लोगों को एकदम याद है। अब उनको नया कीबोर्ड दे दो ना तो उनसे चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका हाथ जहां कैप्स लॉक पे जाता है वहां पर कैप्स लॉक की बटन ही नहीं है आजकल। क्योंकि आजकल जो आपकी कीबोर्ड है वो बहुत एडवांस लेवल पर चले गए, उनको रोज मॉडिफाई किया जा रहा है, रोज नए नए डिजाइन किए जाते हैं, रोज नए नए तरीके से उनको तैयार किया जाता है और मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो चलिए ये तो थोड़ी सी बात थी यहाँ पर कीबोर्ड की। अब बात करते हैं यहाँ पर फंक्शन कीज की। फंक्शन कीज क्या होती है? देखिए आपने कीबोर्ड जब भी देखा होगा तो उसमें एक F1 से F12 तक की काउंटिंग होती है। मतलब F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। ये आपने कहीं ना कहीं कीबोर्ड के ऊपर देखा ही होगा 100%। ये मैं नहीं कहूंगा कि जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि सबसे ऊपर यहाँ पर F1 से F12 तक लिखा गया है तो हर कीबोर्ड में ऐसा ही मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको कहीं भी मिल सकता है कीबोर्ड में। जैसे मैंने कहा ना आपकी कि कीबोर्ड आजकल बहुत मॉडिफाई किए जा रहे हैं, तो वो कहीं पर भी हो सकता है, उसका आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन बात यह है कि ये आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा आजकल, अगर आपने कीबोर्ड देखा है जीवन में, तो ये क्या करते हैं, ये किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए फिक्स किए जाते हैं, किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये बनाए गए हैं। अब वो फंक्शन को जब भी आपको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना होता है ना, उसके लिए ये फंक्शन कीज बनाई गई है। तो नॉर्मली यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखी है, ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं। फंक्शन कीज, ठीक है, अ फंक्शन की ऑन अ कंप्यूटर और on a keyboard can be scheduled to induce an operating system to accomplish concrete steps. The function keys are situated at the top of your keyboard and are assigned from F1 to F12. They are also known as F keys and FN keys. मतलब जो फंक्शन कीज होती है उनको FN भी कहा जाता है और F भी कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली ये टॉप पर ही होते हैं कीबोर्ड के, लेकिन यहाँ पर जरूरी मैं ये नहीं कहूँगा कि टॉप पर ही आपको मिलेगी, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी फंक्शन के लिए बनाई जाती है। ये हर एक काम में यूज में नहीं आएगी। जैसे आप अल्फाबेटिकल कुछ टाइप करते हो तो वहां पर काम में नहीं आना है इसने। अगर आप कुछ जो आपके कीबोर्ड होते हैं उनको अगर आप बोर्ड करना चाहते हो, स्मॉल करना चाहते हो, साइज बढ़ाना चाहते हो, इनमें इनका यूज नहीं आएगा। ये स्पेशली किसी फंक्शन के लिए बनाया गया है, इनका नाम ही है फंक्शन कीज। मतलब ये स्पेशली किसी फंक्शन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए बनाया गया। अब जब भी उस फंक्शन का आपको काम है तभी इनका यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ऊपर आना था यहाँ पर आ गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर हमने बेसिकली यहाँ पर सीख लिया है कि किसी भी टास्क, किसी भी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। अब वो सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसको रीड कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। इन अ कंप्यूटर सिस्टम द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, और कमांड दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, मतलब आपको क्या करना है वो बताएगा। In other words, the software is a computer program that provides a set of instructions to execute a user's command and tell the computer what to do. For example, like MS Word, MS Excel, PowerPoint, etc. मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली, देखिए आपको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो एक मशीन बन जाती है। वो मशीन क्या करती है, उन इंस्ट्रक्शन के साथ काम करेगी, उसके अलावा नहीं करेगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि मशीन में इमोशन नहीं होता है, तो इमोशन आएंगे कहाँ से भाई? उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसमें इमोशन लिखा था क्या, या उसके अंदर कुछ है क्या, कुछ फ्लो हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ दिमागी रूप पे कुछ केमिकल लोचा हो रहा है, ये कुछ भी नहीं होता है, तो वो कहाँ से कुछ काम करेगी। अब इनके एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तो जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसी के साथ काम करता है, ये एग्जाम्पल है। अब इनके साथ यहाँ पर दो पार्ट्स में या दो भागों में उसको डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैंग्वेज प्रोसेसर और डिवाइस ड्राइवर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैक ओएस है, उबंटू है, लिनक्स है, विंडो है, ये सारे क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, ये रेड हैट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड प्रोसेस करने के लिए बनाई जाती है, वो क्या होती है, लैंग्वेज प्रोसेसर। एक होते हैं आपके डिवाइस ड्राइवर, जैसे आपने, मैं बेसिक एग्जांपल समझाऊं तो किसी न किसी प्रिंटर को आपने कंप्यूटर से कनेक्टेड किया होगा। अब वो प्रिंटर इजीली किसी भी कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं होता, उसके लिए एक स्पेशल ड्राइवर बनाया गया है, ठीक है। वो ड्राइवर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो ही वो प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा, वरना नहीं होगा। तो ये क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। अगला यहाँ पर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम ऊपर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे ने एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी काम, देखिए यहाँ पर भी लिखा है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब जो जनरल किसी काम करने के लिए बनाई जाए। जैसे यहाँ पर डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फेसबुक आजकल सभी ने चला होगा, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंस्टाग्राम सबने चला होगा, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। गूगल मैप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैलेंडर आपका, जीमेल, यहाँ पर आपका जो पोस्टपैड है, यूट्यूब है, क्रोम है, एमएस एक्सेल है, एमएस वर्ड है, स्काइप है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आप दिन रात यूज कर रहे हो वो क्या है, पर्टिकुलर किसी काम को करने के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। बहुत ही बढ़िया से गए, जब आप यहाँ पर कंप्यूटर में एक एडवांस लेवल पर नॉलेज लेते हुए चले जाओगे, देन आपके मन में आएगा एक दिन कि मुझे हैकर बनना है। तो हैकर बनने से पहले उसकी डेफिनेशन थोड़ा रीड कर लो कि हैकर और क्रैकर क्या होते हैं। ठीक है, तो हैकर की यहाँ पर डेफिनेशन है, दे विल जस्ट वॉर्म यू समथिंग अबाउट मेलिशियस एक्टिविटी गोइंग अराउंड इन अ कंप्यूटर, इट विल नॉट स्टील योर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हैकर वह व्यक्ति होता है जो आपकी परमिशन के बिना आपके कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ करेगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेगा। खिलवाड़ मतलब मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा, उसको डिलीट कर दिया। आप डिलीट कर दे तो क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो आपके डेटा के साथ कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा। उसको जो करना है, मतलब कुछ नोटिस करने के लिए आता है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट नोटिस करने के लिए आएगा ना, तो वो नोटिस करके चला जाएगा, यानी कि बैंक अकाउंट ही उड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं करता है। सेकंड यहाँ पर है क्रैकर। क्रैकर क्या करता है, दे विल ट्राई टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन विदाउट इन्फॉर्मिंग यू। मतलब ये क्या करेगा, ये भी सेम है हैकर की तरह, बिना बताया आएगा आपके कंप्यूटर या मोबाइल में, लेकिन ये क्या करता है, ये व्यक्ति आपकी चीजों को तोड़ने का काम करता है। मतलब मान लीजिए कि आपका इंस्टाग्राम हैक किया इसने, अब हैक करने के बाद नॉर्मली वो क्या करते हैं, इंसान की हैकर जो लोग होते हैं उनका काम होता है कि 10 लोगों को मैसेज किया, पैसे मांगे, अगर पैसे मिल गए तो ठीक है, वरना आपका अकाउंट छोड़ देंगे। क्रैकर क्या करेगा, क्रैकर क्या करता है, 10 लोगों से पैसे मांगेगा, पैसे मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, लेकिन जो भी होगा लास्ट में आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। तो क्रैकर क्या करते हैं, किसी भी जानकारी, किसी भी डेटा को तोड़ने का काम करते हैं। और हैकर क्या करते हैं, आपको बिना बताए आएंगे और आपके डेटा के साथ कुछ भी नहीं करेगा, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हैकर आया था। और क्रैकर आएगा था ना तो पता चल जाता है कि अच्छा ये आया था, ये मेरी चीज़ गायब हो गई, ऐसा। तो आप नोटिस करें कि आपके मोबाइल में क्या मिसिंग है। हो सकता है आपका मोबाइल हैक हो, बेसिकली मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, लेकिन नहीं होता है। लेकिन अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी, कुछ गलत वेबसाइट के ऊपर जा रहे हो, रेगुलरली कुछ भी लिंक पर क्लिक कर रहे हो, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि किसी भी, जैसे आपको कोई फ्रेंड कोई लिंक देता है कि इस लिंक पर क्लिक करने से ये काम हो जाएगा, इस लिंक पर क्लिक करने से आपका ये शुभ काम होगा, इस लिंक को 10 लोगों को शेयर कर रहे हैं, तो ऐसी किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। बेसिकली ये लिंक जो हैकर होते हैं, जो क्रैकर होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, जिनका माइंडसेट गलत होता है, वो व्यक्ति क्रिएट करते हैं और मार्केट में छोड़ देते हैं। अब मार्केट में एक व्यक्ति के पास गया तो वो व्यक्ति क्या करता है, और 10 लोगों को शेयर करता है, वो 10 लोग और 10 लोगों को शेयर करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होता जाता है और बहुत लोगों के पास ये लिंक जाती है। और उसमें से अगर 20 लोगों ने भी इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया तो उनकी जानकारी उनके पास चली जाती है, और उन जानकारी की वजह से पता नहीं वो कितने गलत काम कर सकते हैं। तो इनसे बचें। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इनके बारे में या इनके जैसा बनने की अभी कोशिश बिल्कुल ना करें, ठीक है। आपको नॉलेज पूरा रखना है क्योंकि आप अवेयर रहोगे। देखिए, अवेयर रहने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कंप्यूटर के बारे में अवेयर रहें, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से बढ़ रही है ना, तो आपको अवेयर रहना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज के साथ साथ आपको कुछ एक्टिविटी नहीं करना है, आपको नॉलेज रखना है। जब आप किसी, मान लीजिए आप साइबर सिक्योरिटी ऑफिस में काम करने चले गए तो वहाँ पर बढ़िया से आप प्रैक्टिकल करना, लेकिन अभी स्टूडेंट लाइफ में प्रैक्टिकल बिल्कुल भी ना करें। आपको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से नॉलेज जरूर रखना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, व्हाट इज मल्टीटास्किंग एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर। मतलब मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम कैसे हम कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अब इसका एग्जांपल समझ, डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगा। मैंने डायग्राम इतने अच्छे यहाँ पर चूज किए, सिलेक्शन किए ना, कि आपको डायग्राम देखकर ही समझ में आ जाएगा एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चन, कैसे करना है। मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारे काम एक साथ करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे घर में जो मम्मी होती है वो क्या करती है, खाना बनाने के साथ साथ पानी भी गर्म कर देती है, चाय भी बना देती है, झाड़ू पोछा भी कर देती है, मतलब बहुत सारे घर के काम एक साथ करने लग जाती है। हम क्या करते हैं, अगर हम उनकी जगह होते हैं तो काम कैसे करते हैं, एक काम किया, देन उसको फिनिश करके दूसरा करते हैं, उसको फिनिश करके तीसरा करते हैं। तो एक साथ नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। अब एक साथ करने से क्या होता है, उनका टाइम बच जाता है, वो थकते भी कम है। हो सकता है कुछ केसेस में थकान ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन
जो टाइम है ना, जो टाइम कंज्यूम हो जाए, जो कीमती चीज़ है टाइम, वो बहुत बच जाती है, ठीक है। और हम एक एक काम करते हैं तो वहाँ पर टाइम नहीं बचा पाते हैं। तो मल्टीटास्किंग एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर, इसका मतलब यही है कि आप अपने कंप्यूटर के साथ मल्टीपल काम एक साथ कैसे करके अपना टाइम बचा सकते हो। कंप्यूटर बेसिकली हमने डेवलप क्यों किया है? इंसानों ने ही किया है, ठीक है। तो इंसानों ने कंप्यूटर को क्यों डेवलप किया? टाइम बचाने के लिए ना। अगर टाइम नहीं बचाना होता या टाइम अगर कंप्यूटर से नहीं बचता तो हम कंप्यूटर को चलाते क्यों, इसका यूज़ क्यों करते हैं या बनाते क्यों, ठीक है। तो हमने बेसिकली हमारा टाइम बचाने के लिए तो कंप्यूटर का यूज़ किया है या कंप्यूटर को डेवलप किया है। तो मल्टीटास्किंग करके भी आप कंप्यूटर से अपना टाइम बचा सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में मैं समझाता हूँ कि अगर आपको कैलकुलेटर का काम है, आप कैलकुलेटर भी कुछ एक ही टाइम पे कैलकुलेटर भी चला सकते हो। उसी टाइम पे अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट लिखना है तो आप यहाँ पर MS वर्ड का यूज़ कर सकते हो। उसी टाइम पे आपको कुछ गूगल पे सर्च करना है तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर या जितने भी यहाँ पर ब्राउजर यहाँ पर जो चिन्हित किए गए हैं जिनके डायग्राम है, किसी भी ब्राउजर का यूज़ कर सकते हो। मतलब एक साथ आप 3-4 काम कर लो, ठीक है। ये 3-4 काम जो है यहाँ पर एक साथ अगर करने लग जाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, पहला फायदा। दूसरा, आपका जो टाइम पहले कंज्यूम हो रहा था, मान लीजिए 3 काम करने के लिए आपको अलग अलग मान लीजिए 1-1 घंटा लग रहा था, अब एक साथ कर रहे हो तो मान लीजिए आपका 2-2.25 घंटे में हो जा रहा है, ठीक है। तो आपका 20-40 मिनट भी आज के टाइम पे अगर बचता है तो बचाओ ना, क्योंकि टाइम आज के टाइम पे बहुत कीमती है, आप अगला काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इसकी यहाँ पर डेफिनेशन है तो थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। आप इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है तो उसको रीड करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क, मतलब एक से ज़्यादा को हम मल्टीपल बोलते हैं, और टास्क का मतलब काम, ठीक है। तो एक से ज़्यादा काम करने के लिए हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे, अलग अलग थोड़ी, एक ही समय पे करेंगे ना। अलाउइंग द यूज़र, मतलब यहाँ पर हम यूज़र को अलाउ करते हैं टू वर्क ऑन अ मल्टीपल प्रोग्राम, मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए एट द सेम टाइम, इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। मतलब मल्टीटास्किंग बेसिकली उसी को बोला जाता है कि एक साथ आप बहुत सारे काम एक साथ एक समय पे कर पाओ। दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर इज यूजफुल फॉर एप्लीकेशन सच एज डेटा एनालिसिस, वीडियो एडिटिंग एंड सो ऑन। मतलब जैसे एप्लीकेशन होती है जिसमें आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, ये सारे काम अगर आप एक साथ करने बैठ जाओगे तो ये क्या है? कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दी है आपके लिए बहुत बढ़िया से, इनको आप तो नॉर्मली समझ सकते हो। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर आज तो बहुत बन गए हैं, तो हर एक कंप्यूटर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक एक कंप्यूटर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, अब इसमें होता है पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बेसिकली जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं। ये एक बहुत बड़े लेवल पर या बहुत बड़े साइज में भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। जितना भी मान लीजिए कि जितनी आपकी सोच जाती है ना आज के स्टूडेंट लेवल पर, उतने लेवल तक तो उसके 10 गुना लेवल तक आज के टाइम पे ये जा चुके हैं। समझ रहे हो? मतलब स्टूडेंट लेवल पर आपकी कंप्यूटर की जो सोच है ना, उस सोच से 10 गुना लेवल तक तो ये जा चुके हैं। मतलब आप जितनी स्पीड सोचते हो उससे 10 गुना स्पीड कर दो इसकी। आप जितना साइज समझते हो कंप्यूटर का उससे 10 गुना कर दो। आप सोचते हो कि आपका कंप्यूटर कहाँ तक जा सकता है, उससे 10 गुना कर दो। मतलब ओवरऑल जो बेस्ट कंप्यूटर है आज की दुनिया में वो क्या है? सुपर कंप्यूटर। ये सबसे ज़्यादा महंगे भी हैं और साइंटिस्ट लोग वगैरह या गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती हैं। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो आप तो सोचना भी मत लेने का, लेकिन अगर फ्यूचर में आप साइंटिस्ट बनते हो तो ये कंप्यूटर जरूर यूज करना, ठीक है। अगला कंप्यूटर है यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मल्टीपल कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। मान लीजिए कि आपको अभी जैसे हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक फ्रेम में मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करके उस चंद्रयान 3 को मॉनिटर करना है, तो आप वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हो। बेसिकली ये भी साइज में बहुत बड़े होते हैं, इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मीडियम कैटेगरी के लोग या जो बेसिकली ऑफिस वर्क में तो बिल्कुल इनका यूज़ नहीं कर सकते। साइज वाइज बहुत बड़े, इतने ऑफिस में रखेंगे, हमारे ऑफिस में इतनी जगह भी नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो होता है ना मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये तो जो बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है, जो बहुत बड़े हमारे जैसे साइबर सिक्योरिटी ऑफिस होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं जो कुछ रिसर्च करते हैं, उनके काम के हैं, उनको ही इतनी बहुत ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता होती है या बहुत बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, उनको ही इतना ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें या बहुत इतना जो महंगा होता है तो इतना पैसा उनको कहाँ से मिलेगा, तो वो गवर्नमेंट देगी और वो यूज़ करेंगे। अगर पर्टिकुलर कोई इंसान लाएगा तो नहीं ला सकता ना, बहुत महंगे होते हैं। तो ठीक है, उनके लिए अच्छा है, हमारे काम का नहीं है। अगला यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा। मिनी कंप्यूटर के अंदर आपके हो जाते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, आपने देखा होगा। लैपटॉप भी आपका मिनी कंप्यूटर, मतलब छोटा कंप्यूटर, ठीक है। एक आपने नोटबुक देखा होगा जो एजुकेशन पर्पस के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, टैबलेट होता है, स्मार्टफोन होता है, ये सब क्या है? छोटे छोटे कंप्यूटर, मतलब मिनी कंप्यूटर, उसका नाम ही है सेम।
आपका होता है अगला एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर मतलब आपका जो मिनी कंप्यूटर है उसके जैसा ही होता है, सेम होगा, साइज वाइज लगभग इतना ही होता है। लेकिन वर्क स्टेशन कंप्यूटर का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बिल्ड करते हैं उसको। मान लीजिए कि आपका कुछ एनिमेशन का काम है, ठीक है, और आपको कंपनी एक वर्क स्टेशन कंप्यूटर प्रोवाइड कर रही है, तो वो क्या करेगी, उस कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन होंगे ना सबको लॉक कर देगी और सिर्फ एक फंक्शन को अनलॉक करेगी जिसमें आप एनिमेशन कर सकते हो। अब इससे कंपनी का बेनिफिट क्या होता है कि वो व्यक्ति काम के टाइम पे दूसरी चीज चला ही नहीं सकता क्योंकि वो तो सारी लॉक है। अब लॉक है तो वो सिर्फ क्या करेगा, काम ही करेगा। तो ये सारी चीजें, जैसे मान लो कि आपका कुछ बुक लिखने का काम है, आपको किसी कंपनी ने बुक लिखने के लिए एक कंप्यूटर दिया, तो वो कंप्यूटर में क्या करेगी, बुक लिखने से रिलेटेड जो भी फंक्शनलिटीज है उनको अनलॉक करके बाकी जितने भी फंक्शन उनको सबको लॉक कर देगी। तो वो व्यक्ति क्या करता है, पर्टिकुलर उसी काम के लिए बना करते हैं और पर्टिकुलर उसी काम के जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम जो भी हो, उन सभी को अनलॉक करके बाकी सबको लॉक कर देंगे। तो इससे हम या हमारे जैसे जो भी यूजर होते हैं वो किसी और एक्टिविटी या किसी और काम पर टाइम वेस्ट ना करके सिर्फ वर्क पर फोकस कर सकते हैं और इससे काम बहुत जल्दी होता है। ये हमने भी नोटिस किया है। सॉफ्टवेयर कंपनी में बहुत ज़्यादा हमारे जो भी हमें लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं या जो हम ऑफिस में भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ आपका जो एक हमें जो आईडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है और एक सर्वर दिया गया था, वो दो चीज़ के अलावा सारे लॉक थे। हमने एक दिन चला के देखा कि हम यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब खोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुल ही नहीं रहा है और हमें मना कर रहा है कुछ, मतलब परमिशन डिनाइड ऐसा कुछ आ रहा है। तो वो भाई लॉक करके रखते हैं कि ये व्यक्ति काम के टाइम कुछ और ना देखे, ठीक है। तो इससे वर्क अच्छा होता है, इसलिए इनको वर्क स्टेशन कंप्यूटर बोला जाता है। उसके बाद आता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा, आपका जो कंप्यूटर है घर में रखा है जिससे आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल भी पर्सनल कंप्यूटर ही है, छोटा, ठीक है। अगर लैपटॉप आपने किसी ऑफिस में कंप्यूटर देखा होगा वो भी पर्सनल कंप्यूटर है। अगर आप किसी ऑनलाइन कैफे पे जाते हो वो भी पर्सनल कंप्यूटर। आप पर्सनल कंप्यूटर का मतलब देखिए छोटा ही होता है, लेकिन पर्सनल में भी आपको एक वर्ड दिया गया है कंप्यूटर के पहले, पर्सनल वर्ड, ठीक है। अब वो पर्सनल मतलब खुद का, यानी कि 10 व्यक्ति अगर एक कंप्यूटर को चला रहे हो तो वो पर्सनल कंप्यूटर होगा, ये नहीं होगा। 10 व्यक्ति अगर एक कंप्यूटर को चला रहे हैं तो वो पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल नहीं होगा। पर्सनल कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर को एक व्यक्ति एक्सेस कर रहा है या चला रहा है या उसकी परमिशन के बिना कोई और व्यक्ति उसको नहीं चला सकता, ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। अगला है यहाँ पर सर्वर। सर्वर आप सभी ने देखा होगा या बहुत ज़्यादा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि दुनिया पूरी इंसानों से भरी हुई है। अब हर एक इंसान, हर एक यूज़र कहलाता है। कंप्यूटर की दुनिया में या ऑनलाइन दुनिया में जितनी भी सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं आजकल या जितने भी सर्वर्स हैं, उनकी नज़र में हर एक इंसान, हर एक यूज़र है। और हर एक यूज़र क्या करता है, इंटरनेट की सहायता से किसी न किसी जानकारी को या तो सर्वर से लेने की कोशिश करेगा या सर्वर पर अपलोड करने की कोशिश करेगा। तो ये सारे कहाँ स्टोर होते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक कहीं दुनिया में, अमेरिका में एक सर्वर लगाया गया जो स्टोरेज का काम करता है। मान लीजिए गूगल है, ठीक है। अब गूगल ने क्या किया, एक सर्वर तैयार किया जिसका नाम रख दिया गूगल फोटोज, ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि 10 MB की मेरी फोटोज हैं जिनको मुझे ऑनलाइन किसी सर्वर पर स्टोर करना है, तो मैं गूगल फोटोज पे कर दूंगा। अब मेरे मोबाइल से वो फोटोज डिलीट भी हो गई ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट की सहायता से उस सर्वर से वापस बैकअप ले सकता हूँ। वहां पर कुछ आईडीज वगैरह फॉर्मेलिटीज लगती है, आपकी जानकारी लगेगी, लेकिन एक अकाउंट अगर क्रिएट हो गया ना तो उस सर्वर के साथ आप ऑनलाइन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाओगे। अब बिना इंटरनेट से तो नहीं चलेगा, हमें ये गारंटी नहीं देता कि इंटरनेट से नहीं चलेगा। इंटरनेट के साथ ही सारे काम होते हैं। देखिए, एक प्लेस पे कोई व्यक्ति बैठा है और दूसरे प्लेस पे किसी सर्वर से अगर उसको कनेक्शन रखना है, कुछ जानकारियों का आदान प्रदान करना है, तो इंटरनेट की आवश्यकता तो होगी। आई होप कि बिना इंटरनेट से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वरना बहुत कंप्यूटर की दुनिया का वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इमेज जो होती है ना एक ऑनलाइन ब्रांडिंग, वो बहुत बेकार हो जाएगी। ऑफलाइन तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऑनलाइन जो है ना बहुत ही बढ़िया है, बहुत सुटेबल है, बहुत सिक्योर लाइफ है। और जिनको चलाता नहीं आता या जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन जिनको प्रॉपर नॉलेज है बहुत ही बढ़िया लाइफ स्टाइल है। और ऑनलाइन जो दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्निकल चीज़ों की ओर, बहुत ही आगे जाएगा हमारा कंप्यूटर लेवल, लेकिन इसको अभी डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। सर्वर को यहीं पर छोड़ देते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो पुराने टाइम पे बनाया गया था, जब स्टार्टिंग फेज था कंप्यूटर डेवलप करने का, तो वहाँ पर कुछ कंप्यूटर्स बनाए गए थे। उन कंप्यूटर का जो साइज़ था ना वो बहुत ज़्यादा था, उनकी स्पीड थोड़ी कम थी जो आज के हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं उनसे।
देन डिजिटल कंप्यूटर क्या है, आज के एक छोटे छोटे कंप्यूटर जो इसको हम पीसी बोल सकते हैं, जिसको हम सुपर कंप्यूटर बोल सकते हैं, जिसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं, ये क्या है डिजिटली, मतलब आज की टेक्निकल से लेस, आज की टेक्निकल के साथ जो आगे बढ़े वो कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर। और एनालॉग क्या है, जो पुराने टाइम में पुरानी टेक्निकली इश्यूज के साथ जो बनाए गए थे, मतलब स्टार्टिंग फेज में जो डेवलप किए गए थे वो क्या है, एनालॉग है। और जो आज के टाइम पे चल रहा है वो डिजिटल है। इसको स्मार्ट नाम भी दे सकते हो, स्मार्ट कंप्यूटर भी नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन एनालॉग कंप्यूटर की भी बात अपनी एक अलग थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जब स्टार्टिंग फेज था तो हमारे पास टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे थे, हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं था, हमारे पास डेवलपमेंट की किट नहीं थी। अब क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर में साइज बहुत ज़्यादा होता था, स्टोरेज के लिए हमें जो उसका साइज़ रखना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता था, अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ता था, अलग अलग माइक्रोफोन्स का यूज़ करना पड़ता था कि इनपुट लेने के लिए अलग, आउटपुट वाला अलग होता था, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती थी, इसलिए उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत ज़्यादा स्पीड भी उसकी उस टाइम पर कम थी। आज के टाइम से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन पुराने टाइम के हिसाब से बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि जिसने बनाया था ना उसका भी धन्यवाद करना चाहिए, कि अगर वो एनालॉग कंप्यूटर नहीं बनाता तो आज डिजिटल होता ही नहीं। ठीक है, अब अगला हमारा यहाँ पर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाकर जो एक कंप्यूटर बनाया गया है उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब साइज के हिसाब से भी वो ठीक ठाक रहेगा और डिजिटली, मतलब आज की टेक्निकल चीज़ों को भी उसमें जोड़ा गया है, तो वो क्या कहलाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। आज के टाइम पे अगर स्पीड की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कंप्यूटर की स्पीड होगी, क्योंकि डिजिटल वाला जो था वो साइज़ के हिसाब से बहुत बड़ा था, उसमें टेक्निकल इश्यूज आ रहा था। डिजिटल में टेक्निकल इशू नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड नहीं है, क्योंकि साइज़ के हिसाब से वो बहुत छोटा होता है। लेकिन अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वो क्या है, वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। उसको एनालॉग कंप्यूटर की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उससे, डिजिटल कंप्यूटर की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उससे, दोनों को जोड़कर एक कंप्यूटर बनाया गया। उसको क्या कहा जाता है, उसको बढ़िया से यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सब कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक बोला गया है कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर को अगर जोड़ा जाए तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर एक बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ये आपको एक नॉर्मली एग्जाम्पल के हिसाब से समझाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन। स्मार्टफोन दुनिया में हर कोई आजकल चला रहा है, इसका लोड नहीं लेना है। हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट के हाथ में स्मार्टफोन है। जिससे आप वीडियोस देख रहे हो वो भी स्मार्टफोन है, आपके घर में टैबलेट होगा, ठीक है, नहीं है तो स्मार्टफोन भी अच्छा ही है। ये सभी क्या रहते हैं आजकल, आप इनको बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इनको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला हमारा पास यहाँ पर एग्जांपल है, देखिए डायग्राम में हमने आपके लिए बनाया, ये एक टैबलेट है और एक स्मार्टफोन है। ठीक है, इनसे वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसा अभी हम कर रहे हैं ना वॉइस रिकॉर्ड। ये कहाँ कर रहे हैं, ये भी एक मोबाइल से कर रहे हैं, स्मार्टफोन से कर रहे हैं। और ये टैबलेट का ही हमारा बैक साइड लगा हुआ है, जिसमें हम कुछ डायग्राम देखना चाहें या कुछ इश्यूज आता है हमें तो वहाँ पर फटाफट हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। ये बढ़िया से हमारी किट है जिसमें हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ये भी अच्छा है हमारा। अब अगला और लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, अंडरस्टैंडिंग फाइल साइज। देखिए, जब आप जानकारियों को एक जगह स्टोर करते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि वो जानकारियों को जो इकट्ठा करने वाला काम है वो क्या है, डेटा। डेटा के अंदर जानकारी होना ही चाहिए। अगर काम की जानकारी नहीं है तो वो डेटा नहीं कहलाएगा, ये यूजफुल डेटा नहीं होगा। ठीक है, डेटा तो हो जाएगा लेकिन यूजफुल डेटा नहीं कहलाएगा। और उस यूजफुल डेटा को किसी फाइल के अंदर रखोगे, या वो खुद भी तो एक फाइल ही होगी ना। मान लीजिए आप MS वर्ड में कुछ आपकी खुद की बुक लिख रहे हो, अब वो बुक क्या है जिसमें आपने उस फाइल को लिखा है ना, या मान लीजिए डॉक फाइल है, PDF है, या कुछ भी फाइल का फॉर्मेट हो सकता है, लेकिन वो क्या है, वो एक फाइल है। अब उस फाइल को क्या कर सकते हो, फाइल को, अब जैसे हमने बेसिक फाइल ऑपरेशन में पढ़ा था कि बहुत सारी छेड़छाड़ आप उसके साथ कर सकते हो, लेकिन वो जो फाइल है ना, वो फाइल को जब आप स्टोर करोगे, किसी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करोगे, तो उस फाइल का साइज आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप किसी स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करोगे। मान लीजिए आपने एक बुक लिखी, अब उस बुक को लिखा, अब वो बुक है 50 MB की, ठीक है, और आपको उस बुक का या उस फाइल का साइज नहीं पता। अब आप उसके लिए या उसके हिसाब से सूटेबल स्टोरेज डिवाइस कैसे परचेस करोगे? आप तो 500 MB का भी ला सकते हो, आप 1000 MB का भी ला सकते हो। अब वो वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है ना आपको, क्योंकि आपको फाइल का साइज नहीं पता। तो जैसे जैसे हमारे जो हमारे फाइल में डेटा बढ़ता जाता है, उसी के हिसाब से हमारा फाइल का साइज इंक्रीज होता जाता है। अब ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है फाइल का साइज, जैसे आपकी फाइल की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करेगा, आपके फाइल में कितने इमेजेस वीडियोस वगैरह इंसर्ट किए गए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, आपके फाइल में कितना टेक्स्ट लिखा गया है उस पे भी आपका फाइल का साइज डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर फाइल के साइज क्या है उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फाइल साइज की जो वेराइटीज़ है उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला होता है फाइल साइज में बिट, ठीक है। अब ये बिट होता है ना, ये एक बिट होता है, ठीक है। अब ये एक बिट जो है ना आपका, इसको क्या कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं। मतलब सबसे स्मॉल यूनिट या सबसे स्मॉल जो आपका फाइल का साइज होगा वो क्या होगा, वो बिट होगा।
अब बिट से हम अगर स्टार्ट करते हैं, अगर मैं आपको मान लीजिए, चलिए यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए जाता हूँ और यहाँ पर गूगल पे ले चलता हूँ। ठीक है, गूगल पे हम यहाँ पर लिखते हैं फाइल साइज। ठीक है, फाइल साइज रिड्यूसर नहीं हमें करना है, फाइल साइज इन क्या करते हैं KB MB वाला कर देते हैं। ठीक है, KB to MB। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। देखिए किलोबाइट KB और मेगाबाइट MB, अब इनमें क्या है, देखिए जैसे जैसे 1 KB 2 KB 3 KB 4 KB 5 KB जैसे जैसे इंक्रीज होगा ना, तो जो आपका ये साइज है ये भी बढ़ता जाएगा। तो मैं बेसिकली आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो बिट है, या जैसे कंप्यूटर की स्मॉल यूनिट यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर फाइल की बेसिक स्मॉल यूनिट ऑफ फाइल स्टोरेज साइज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटी क्या है, किलोबाइट। किलोबाइट, ये किलोबाइट कितना होता है, देखिए यहाँ पर भी आप इसको देख लेते हैं। 1 किलोबाइट इक्वल टू कर देते हैं ना, 1 इसको करते हैं 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1000 बाइट होता है, जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ना बाइट की, ये रहा बाइट हमारा। ठीक है, तो KB की हम यहाँ पर स्टार्टिंग में बात नहीं कर रहे हैं, KB हमारा यहाँ पर आगे आ जाएगा, लेकिन हमारा जो सबसे स्मॉल होगा ना वो बिट से स्टार्ट होगा। अब बिट को हम आगे कैलकुलेट करते हुए जाएंगे। जैसे हम बिट की अगर बात करें तो बिट होता है 1 बिट, या इसको भी हम गूगल करके देख लेते हैं आपके सामने। 1 बिट इज इक्वल टू 1 बिट इक्वल टू 0.125 बाइट्स होता है। अब ये बाइट्स क्या होता है, ये बाइट भी एक कंप्यूटर का फॉर्म है। इसको यहाँ से चलो कॉपी करके वहीं ले जाते हैं, इसको बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिट की जगह बाइट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन सारी हमारे यहाँ पर फिर बाइट्स में आएगी, इसको बाइट में नहीं करता है, बिट में ही रहना देता है। देखिए फाइल का साइज आपको स्टार्टिंग बेसिक लेवल से समझना है, जिसका सबसे छोटी यूनिट बिट होता है। तो बिट को समझते हैं, पहला बिट होता है जिसका इक्वल टू करेंगे तो 1 ही बिट आएगा, लेकिन उससे आगे आएंगे तो निब्बल आएगा। अब निब्बल होता है 4 बिट्स के बराबर। ठीक है, मतलब 4 गुना ऑफ बिट, मतलब सबसे स्मॉल यूनिट का 4 गुना। उसके बाद आता है हमारा फाइल का साइज बाइट। बाइट होता है 8 बिट का, मतलब निबल से भी बड़ा। देन होता है हमारा किलोबाइट, जिसको हम बोलते हैं KB। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं KB। जो आपका इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत बार चलता है, तो आप देखते हो ना कि इंटरनेट की स्पीड कुछ KB में चल रही है, कुछ MB में चल रही है, तो वो भी क्या है, किलोबाइट होता है। KB उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, वो बराबर होता है आपका 1024 बाइट्स के बराबर। उसके बाद होता है आपका MB, जिसको बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। ठीक है, वो होता है 1024 किलोबाइट्स के बराबर। उसके बाद अगला हमारा फाइल साइज होता है गीगाबाइट, जिसको हम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से जानते हैं GB। इसका हम यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल में भी बहुत बार स्पेस की बात की जाती है कि 6 GB रैम, 8 GB रैम, 10 GB रैम, तो ये क्या है, GB, गीगाबाइट होता है। ठीक है, ये एक फाइल का साइज है, आपको एक मेमोरी जो दे रहा है ना उसका साइज है कि इतने साइज तक आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, इसके आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बराबर होता है 1024 मेगाबाइट्स के, मतलब 1024 MB के बराबर। उसके बाद अगर आपके फाइल के साइज को इंक्रीज किया जाए तो वो होता है टेराबाइट का, मतलब इसको बोला जाता है TB। ठीक है, टेराबाइट मतलब TB, वो होता है 1024 गीगाबाइट, मतलब GB के बराबर। उसके बाद होता है आपका पेटाबाइट, मतलब PB, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं PB। शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, PB पेटाबाइट, ये होता है 1024 टेराबाइट्स के बराबर। उसके बाद होता है हमारा एक्साबाइट, ये होता है 1024 पेटाबाइट्स के बराबर। उसके बाद होता है हमारा जेटाबाइट, इसको बोलते हैं ZB जेटाबाइट, ये होता है 1024 एक्साबाइट्स के बराबर। उसके आगे हमारा लास्ट वाला आता है योटाबाइट, जिसको बोलते हैं YB। ठीक है, योटाबाइट का होता है हमारा 1024 योटाबाइट्स के बराबर। मतलब ये जो फाइल का साइज है ना, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर आप एक एडवांस लेवल पर कंप्यूटर जो फील्ड है उसमें जाओगे तो आपको नॉर्मली एक बेसिक फाइल साइजेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर आप एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट का साइज क्या है, उस प्रोजेक्ट को आपको स्टोर कहाँ करना है, लोकल मेमोरी में करना है तो वो कितना स्टोरेज रखेगी, कितना स्टोरेज आपके कंप्यूटर का वहाँ पर उसको चाहिए, रिक्वायर्ड है, तभी आपका प्रोजेक्ट शेप रहेगा। या आपको किसी ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर करना है तो वहाँ पर आपको परचेस करना पड़ेगा किसी स्टोर को, या मान लीजिए गूगल फोटोज़ पर आप मान लीजिए कि 25 GB तक तो आप फ्री में कर सकते हो।
अब आपका 25 GB तो वहाँ पर फुल हो गया, लेकिन अब आपको आपका प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टोर करना है, तो उसके लिए कुछ पैसे देना होंगे, तब जाकर आपको कुछ फ्री ऑफ स्पेस मिलेगा कुछ डेटा स्टोर करने के लिए। तो आपको ये फाइल साइजेस की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप अपना जो प्रोजेक्ट आपने प्रिपेयर किया है उसको ऑनलाइन किसी सर्वर पर स्टोर करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पैसे बचाने में या अर्निंग करने में काम में आएगा, तो कोई इशू नहीं है। आज के हमारे यहाँ पर 12 क्वेश्चन थे, इनको ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के हमारे यहाँ पर 12 क्वेश्चन थे, वो सारे बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। मैंने यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आराम से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर जितना आसानी से उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को समझाया ना, इतना आसानी से तो आपको आपके घर वाले भी नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसके आगे को क्वेश्चन अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में देना चाहते हो कि सर ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो, मैं वो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, हम उस क्वेश्चन को अगले लेक्चर्स में लेके आएंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर अगले 12 क्वेश्चन हम ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे अभी हमने किए थे कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 6 या 7 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में हमने पिक किए हैं, देन 4-5 क्वेश्चन हमने हमारे हिसाब से ऐड किए हैं, तो ये 12 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। इस पर एक लेक्चर हो गया। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द आपके लिए लाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा प्यार देना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखें। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ही होगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।